Welcome everyone. I welcome all of you to virtual classes. I am Anisha. So from today we are going to start the new NCERT Social Science of Class 6. तो हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं हमारी नई बुक, जो कि आपकी नई बुक आ चुकी है सोशल साइंस की। तो उसका हम फर्स्ट चैप्टर नंबर 1 हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। और आपका नेम ऑफ द चैप्टर इज़ लोकेटिंग प्लेसेस ऑन अर्थ। सी, in this chapter we are going to study about maps, about latitudes, about longitudes, about time, and how time and seasons are connected with latitudes and longitudes. And thereafter we are also going to see like how much time, how many hours India is ahead of other countries, okay, or behind of other countries. So in this chapter we are going to understand about all such thing. So हम इस चैप्टर पे हम स्टार्ट करने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं मैप के बारे में। सो पहले हम इस चैप्टर में हम मैप के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे मैपिंग होगी। जैसे आपको किसी जगह जाना हो, एग्जैक्टली आप कैसे पहुंच सकते हो मैप में देख के, तो उस सब चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर पे जानेंगे। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। See here, some of the questions are given here. We are going to understand these questions from this chapter, like what is a map and how do we use it, what are its main components. So we are going to learn about the main components of map. तो हम यहाँ पे मैप के मेन components के बारे में पढ़ेंगे। components जैसे distance, symbol, डायरेक्शंस, ठीक है, ये सारे कंपोनेंट्स हैं मैप के। और नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे व्हाट आर कोऑर्डिनेट्स मतलब लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बारे में। हाउ कैन लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड बी यूज्ड टू मार्क एनी लोकेशन ऑन अर्थ। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के मदद से हम कैसे लोकेशन को मार्क कर सकते हैं अर्थ पे, कैसे हमने क्या चीज़ें बनाई गई है, कौन सी वो लाइन्स है जिसके कारण हमें लोकेशंस के बारे में पता लगते हैं। तो फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे हाउ आर लोकल टाइम्स एंड स्टैंडर्ड टाइम रिलेटेड टू लॉन्गिट्यूड्स, मीन्स लॉन्गिट्यूड कैसे रिलेटेड है टाइम के हिसाब से, क्योंकि टाइम हमें लॉन्गिट्यूडिनल के लाइन के हिसाब से जाना होता है। तो उस सब बारे में हम इस चैप्टर में आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हमें एक इमेजिन करनी है कि आप एक अपनी दोस्त के पास जा रहे हो एक सिटी में, ठीक है, और आपके एक मैप दिया गया है इसमें, जिसमें हमें देख के हमें बताना है। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं, चलो लेट्स स्टार्ट। Imagine that you are visiting a city for the first time. How would you find the place you want to visit? जब हम कोई नए शहर में आते हैं फर्स्ट टाइम, तो हमें उस जगह के बारे में इतना पता नहीं लगता है, क्योंकि हम उस जगह के बारे में हम जानते ही नहीं है। तो हम कैसे किसी भी जगह पे पहुंचेंगे? लाइक हम किसी को पूछ सकते हैं, isn't it? You might ask a local person for help or you might look at a map. तो आप किसी को पूछ सकते हैं, कोई भी है वहाँ पे आसपास में, हम उनको पूछ सकते हैं, वहाँ पे जा सकते हैं। और दूसरा तरीका क्या होता है कि हम किसी भी मैप में देख के हम वहाँ पे जा सकते हैं। लेकिन मैप में कैसे देखना है उस बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो in the previous grades you learned a little about maps and in this chapter we'll study them in more detail. तो आपने पहले भी मैप के बारे में तो पढ़ा ही, आपको पता है ना, जैसे हमारी कंट्री की मैप कैसे दिखती है, ये सब तो आपको पता ही होगा। तो आपको जानकारी तो है मैप के बारे में कि वो क्या है। तो लेकिन इस चैप्टर में हम उसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे कि एग्जैक्टली हम कैसे लोकेट कर पाए, अबाउट उनके डायरेक्शंस के बारे में भी हम अच्छे से जानेंगे। ठीक है, तो चलो एक गेम खेलते हैं। लेट अस प्ले अ गेम। Examine the map of this small city. This small city map has been given here, so we are going to locate places from this map. We are going to learn how to locate places from this map. Okay, तो हम इस मैप से जानेंगे कि हम places को कैसे locate करेंगे। Imagine that you just go off a train at the railway station. You want to visit the bank marked on the map. Which way would you go? See, चलो देखते हैं। सी वी हैव जस्ट केम आउट ऑफ द वेयर रेलवे स्टेशन इज़ हियर, इजंट इट? सो वी हैव टू विजिट द बैंक। एंड वेयर इज़ बैंक कहाँ है? बैंक यहाँ पे। तो हम कौन से वे जाएंगे? हम रेलवे से कौन सी तरफ जाएंगे? हम ईस्ट की तरफ जाएंगे। कैसे? देखो यहाँ पे दिया हुआ है ना, नॉर्थ, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है और ये साउथ है। तो हमें जैसे ये रेलवे स्टेशन यहाँ पे है, तो इस साइड है बैंक, है कि नहीं? तो ये हम ईस्ट की तरफ जाएंगे। तो कौन सी ईस्ट की तरफ जाएंगे? सीधा ईस्ट है, isn't it? So we will be going towards the east.
So are there only other ways possible? Can you locate the public garden, the school and the museum? So see, this is not the only way that you can reach the bank. There are other places also, isn't it? From here also, in this way also you can go, or from this way also you can go, or from this way also you can go. There are so many ways to connect to the bank. So rather than bank, what are the other places that they have asked to locate? The public garden here. The public garden is here, isn't it? And where is the school? See, school is here. How we are able to locate it? Because it is written there, some symbols are there, isn't it? So through that symbols we came to know. And what about museum? Where is museum? See, here it is written museum, isn't it? So through this we can locate easily. So if you want to proceed from bank to the market, which way will you go? Again, अगर हमें बैंक से मार्केट की ओर जाना है तो हम किस तरफ से जाएंगे? देखो, बैंक यहाँ पे है और मार्केट यहाँ पे है, तो हम यहाँ से ऐसे निकलेंगे, यहाँ से ऐसे जाके यहाँ पे हम मार्केट पहुँच जाएंगे, है कि नहीं? सो देयर इज़, दिस इज़ वेयर अ मैप कम्स इन हैंडी. सो ऐसे चीज़ों के लिए हमें मैप का होना ज़रूरी है, क्योंकि रास्ते बहुत सारे हैं. यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे रास्ते हैं, है कि नहीं? लेकिन अगर हमारे पास मैप है तो हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को अपना के हम जा सकते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को देख के हम जा सकते हैं, ताकि हमारा वक्त बर्बाद ना हो, है कि नहीं? तो इसीलिए मैप एक ज़रूरी चीज़ होती है, और ये एक एडवांटेज है मैप की. अगर आपके पास मैप है तो इजीली आप कोई भी जगह पहुंच सकते हो, अगर चाहे आप उस शहर में नहीं हो. Even if you are new in that very city, if you have a map, it becomes very handy for you to reach that very location, because in the map you'll come to know how many ways are there to get through that very particular places, isn't it? So in that way it becomes easier for us to reach a very rich location whenever we visit any new city. And this is why we used to, whenever we used to visit any new city, we used this Google map on phone, isn't it? Like, it used to show us the way and we used to go it. So that is also the, and that is related with the location. About that also we are going to study in this chapter. So now let us see some of the importance of map. map की कुछ importance के बारे में देखते हैं. A map is like a treasure guide, isn't it? It shows you where things are and how to get them. See, हम जैसे मैप देखते हैं, जैसे इस जगह, इस मैप को आप देख रहे हो तो आपको सब पता लग रहा है ना कि कहाँ पे कौन सी जगह है. तो ये एक ट्रेजर गाइड की तरह है, आपको कहीं भी जाना हो इजीली आप जा सकते हो. तो notice the 4 arrow on the top right corner of the map. We will soon see how they point to some specific direction and make maps even more helpful. See, यहाँ पे जो डायरेक्शन दिया हुआ है, जो अब मैंने आपको बताया, जैसे कि रेलवे स्टेशन से बैंक की तरफ कौन से डायरेक्शन में, तो इजीली आप इस डायरेक्शन में देख के बता सकते हो कि ईस्ट की तरफ है कि नहीं? तो इस डायरेक्शन के बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे इस मैप में, ठीक है? देखिए, और ये डायरेक्शन हमेशा राइट साइड के कॉर्नर में दिया गया होता है, अपर कॉर्नर में. किसी भी मैप को आप उठा के देख लो, वहीं पर दिया होता है, ठीक है? तो चलो, इस पे आप एक्सप्लोर कर सकते हो खुद देख के. ये आपका होमवर्क है, और कमेंट सेक्शन में बताना कौन सा कहाँ पे, ठीक है? जैसे हॉस्पिटल को मार्क करना. और ये ब्लू कलर का नाम क्या है? ब्लू कलर एरिया मीन्स रिवर. ओके, इट मीन्स रिवर, पानी. वो जहाँ भी आपको पानी दिखेगा, जहाँ भी आपको ब्लू कलर दिखेगा, समझ लेना वहाँ पे क्या है? पानी है. जैसे यहाँ पे इस मैप में देख लेते हैं. चलो देखो, यहाँ पे ब्लू कलर है तो इसका मतलब ये एक लेक है, एक रिवर है या एक लेक है, ठीक है? तो आप ये 3 एक्टिविटी करके मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि इनके आंसर्स क्या है. जैसे इसके आंसर्स तो मैंने बता दिया, आंसर बता दिया कि इसका आंसर क्या है? रिवर, पानी है. तो आपको हॉस्पिटल को मार्क करना है कौन से डायरेक्शन में है, और रेलवे स्टेशन से सबसे ज़्यादा दूर कौन सा है? स्कूल है, नगर पंचायत है या पब्लिक गार्डन है? तो आप ऊपर मैप में देख के आप मार्क करो और आप फिर कमेंट सेक्शन में बता देना. तो यू मार्क इट, यू फाइंड इट आउट एंड आंसर मी इन द कमेंट सेक्शन. ओके, so now let us see about the map and its component. map और इसके component के बारे में जानते हैं, ठीक है? कि कितने टाइप के मैप है, पहले हम उसके बारे में जानेंगे, ठीक है? कि how many types of map are there. Okay, there are different types of map, isn't it? Like it is mentioned here, physical map, political map, thematic map. तो हम इन सब चीज़ों के बारे में एक एक करके जानेंगे. So from this simple example we understand that a map is representation or drawing of some area. So we have understood, isn't it, that map is drawing or a representation of certain area, of some area. Like we have a map of our country, we have a map of a world, isn't it? We have a map of continents, we have map of state, or we have map of district, and that just above what we have witnessed, a map of a colony, isn't it? So just like that we have a different types of map.
हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप रहते हैं, isn't it? और मैप क्या है, एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन और ड्राइंग है कि सम एरिया का आप एक स्केच बनाते हो, isn't it? लेकिन प्रॉपर स्केलिंग के साथ। तो वो स्केल क्या है, कैसे लेना है स्केल, उसके बारे में भी हम जानेंगे इस चैप्टर में। सो इट मे बी अ स्मॉल एरिया, अ विलेज, अ टाउन, किसी भी हो, मैप किसी भी चीज़ का हो सकता है, विलेज का हो सकता है, टाउन का हो सकता है, बिगर एरिया के हो सकता है, जैसे आपके डिस्ट्रिक्ट के बारे में होगा, आपके स्टेट का भी मैप होगा, और सबसे वेरी लार्ज एरिया जैसे इंडिया के मैप होते हैं, और इवन द होल वर्ल्ड वी हैव मैप ऑफ ऑल काइंड्स, इजंट इट? सो इन अ मैप यू लुक द सरफेस एज इफ यू आर व्यूइंग इट फ्रॉम टॉप। सो जब भी हम मैप देखते हैं, कैसे देखते हैं, क्योंकि होता है फ्लैट, एक फ्लैट सरफेस में लिखा बनाया गया होता है, एक पेपर में बनाया गया होता है ऐसे, क्योंकि फ्लैटन कर देते हैं हम, अर्थ तो ऐसा है, गोल है, isn't it? But what we used to do when we used to make map, we used to flatten this round shape, this oval shape, not exactly round, this geode shape, isn't it? So what happens, we used to flatten it and we are viewing as if, हम ऐसे देखते हैं मैप को जैसे कि हम टॉप से देख रहे हैं चीज़ों को कि कहाँ पे कौन सी जगह है, जैसे कि ऊपर जस्ट हमने एक मैप में देखा, isn't it, कि कहाँ पे क्या जगह है, जैसे हमने एक टॉप व्यू लिया उसका। तो वैसे ही मैप एक रिप्रेजेंटेशन, एक ड्राइंग है कि सम एरिया की, और जहाँ पे हम इनकी व्यू कैसे लेते हैं, जैसे कि हम ऊपर से देख रहे हैं, जैसे टॉप व्यू से देख रहे हैं। तो चलो हम कुछ और काइंड्स के, सेवरल काइंड्स के बारे में देखते हैं, सेवरल काइंड्स ऑफ मैप, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप। सो लेट अस सी हियर, ओके। So as you will discover, there are several kinds of map. The first kind is physical map, which mainly shows some natural features such as mountain, oceans and rivers. See एन एग्जाम्पल इन 5.2। सी आपके टेक्स्ट बुक में 5.2 में एक एग्जाम्पल दिया हुआ होगा, उस पर आप देख सकते हैं फिजिकल मैप के बारे में, ठीक है। तो फिजिकल मैप बेसिकली क्या होता है, फिजिकल मैप वो होता है जिसमें आप ऐसा एक मैप होता है जिसमें आपको माउंटेन्स के बारे में शो किया जाएगा, आपको रिवर्स के बारे में शो किया जाएगा, आपके वहाँ पे फिजिकल फीचर्स के बारे में शो किया जाएगा, जैसे माउंटेन्स, ओशंस, रिवर्स, ठीक है। और माउंटेन्स को कौन से कलर से शो किया जाएगा, ब्राउन कलर से। ओशंस को, ओशंस एंड रिवर्स को कौन से कलर से शो किया जाएगा, ब्लू कलर से, ठीक है। तो एक इसका सिंबल है, ठीक है, एक कलर है कि ये रिवर्स को ब्लू ही शो करेंगे और माउंटेन्स को ब्राउन शो करेंगे। और इसमें यूनिवर्सल एग्रीमेंट भी हुआ है कि जिस भी जगह पे माउंटेन होगा वहाँ पे ब्राउन कलर होगा, सो दैट it will be easier for the traveler to understand the map whenever he look onto it, okay. So that is about the physical map, where you will see about the physical features. Next we have the political map, which shows details of countries or state boundaries, cities, etc. For instance, a map of India with all its states, union territories and their capitals. So political map is such map where you will find states with boundary, proper boundary will be there, okay, and all the states will be shown and all the important union territory will be shown with their capital. Political map ऐसा मैप है जहाँ पे आपको सारे स्टेट्स के बारे में बताया गया होता है, वहाँ पे यूटीज़ के बारे में बताया गया होता है, और स्टेट्स के कैपिटल के बारे में भी अगर मेंशन है, अगर आपको ऐसा कोई मैप दिखता है तो उसका मतलब क्या है, वो एक पॉलिटिकल मैप है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे थीमेटिक मैप। सो व्हाट इज थीमेटिक मैप? थीम, सी फ्रॉम द नेम इटसेल्फ, थीम, ये एक थीम वाला मैप होगा। तो कैसा टाइप का थीम होगा, विद अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। सो अब एग्जाम्पल आपके बुक में दिया हुआ है फिगर्स 6.3 और 8.1 में, जैसे थीम होगा जैसे कि रेनफॉल वाला थीम होगा मैप, रेनफॉल थीम, या in thematic map you will see map which is related with the density of the population, okay, or the distribution of the population on a particular area, or the about the monsoon of a particular area, or about such any about showing the temperature of a particular area, or about the language of a particular area. If a map is showing particular things, then that is known as a thematic map. Means thematic map वैसे map है जिसमें आपको एक प्रॉपर एक अलग थीम के बारे में दिखाया गया होता है, जैसे कि एक जगह में एक कंट्री में, जैसे इंडिया में कौन कौन से लैंग्वेज के बारे में बताई जाएगी, अगर लैंग्वेज वाली मैप है तो, ठीक है। वहाँ पे सिर्फ आपको लैंग्वेज वाली कि इस जगह पे ये लैंग्वेज बोली जाएगी, ये जाती है। जैसे फेस्टिवल, अगर कौन से स्टेट पे कौन सी फेस्टिवल मनाई जाती है, वो एक थीम हो गया, ठीक है। वैसे ही थीमेटिक मैप डिफरेंट काइंड्स की होती है। सो यहाँ पे हमने क्या जाना कि देयर आर several kinds of map, among them what we have learned, physical map, political map and thematic map, okay. So now let us see about the important components of map. All right, so first is distance, second is directions, and third is symbol. So distance, directions and symbol, so these are the three important components of map. So distance, directions और distance, direction और symbol ये मैप के इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स है,
तो हम इनके बारे में जानेंगे. We have already experienced, okay, the first two while navigating the map in 1.1. So we have already experienced about a map, isn't it? Just beginning of this chapter, like the map has been given about an area, isn't it? Like they have asked us to locate the hospital, the bank, the railway station. So we have already an idea about the map, isn't it? So have you ever wondered how a huge place can fit on a small piece of paper? It is all thanks to the map scale. देखो, आपने कभी सोचा है कि इतनी बड़ी जगह हमने इतनी छोटी सी जगह पे कैसे फिट कर दी? क्योंकि ये सब स्केल के मदद से हुआ है. कैसे हुआ है? Let us go back to our map of small city. Each centimeter on the map as printed here represents a certain distance on the ground. Okay, so let us suppose it is 500 meters, that we say that the scale is 1 centimeter equal to 500 meters. See, it is possible to draw a very big picture, like if suppose let us say about the map of India, political map of India. So how much state is one state, how much of gap is there between one state and another state. So it is all a proper gap has been given, and how it is it is possible to give an accurate gap. It is all because of this scale. So suppose in the map, suppose in the ground, if it is 500 meters, then in the map it will be 500 meters will be equal to 1 centimeter. That means 1000 meter will be equal to 2 centimeters. So in that way scaling is done. ओके, सो मैप में हम स्केलिंग कैसे करते हैं? जैसे कि एक्चुअल ग्राउंड में वो कितना रहता है, वो अगर 500 मीटर है तो मैप में हम उसको कितना बनाएंगे, 1 सेंटीमीटर. सो प्रॉपर स्केलिंग करेंगे. ये स्केलिंग का मतलब ये नहीं कि आपका जो आपके पास स्केल है, जो रूलर है, वो नहीं. ठीक है, स्केलिंग होता है प्रॉपरली, एक मेजरमेंट होता है. तो जैसे अगर 1000 मीटर को हमें मैप में लिखना है तो हम कितना लेंगे, 2 सेंटीमीटर. तो ऐसे करके हम स्केलिंग लेते हैं ताकि हमें एग्जैक्टली पता हो कि ये एक जगह से दूसरी जगह कितनी दूर है. एक अंदाज़ा होना चाहिए, इज़न्ट इट? क्योंकि अगर हम सिंपली मैप ड्रॉ करेंगे और सिंपली वहाँ पे बना देंगे कि यहाँ पे ये चीज़ है, यहाँ पे ये चीज़ है, तो हमें समझ नहीं आएगा कि कहाँ से कितना दूरी, कौन से कितने दूर पे है. जैसे हॉस्पिटल से बैंक कितना दूर है, तो एक अगर प्रॉपर स्केलिंग की गई है तो हमें पता चलेगा कि अच्छा ये इतना दूर है, तो हमें एक अंदाज़ा मिल जाता है. तो अगर ग्राउंड में वो 1000 मीटर है तो मैप में कितना होगा, 2 सेंटीमीटर. तो ऐसे लेके हमें चलना होता है. ठीक है. सो नाउ टर्न टू द मैप ऑफ इंडिया इन फिगर 5.2 के, ये आपके चैप्टर 5 में है. ठीक है. तो द स्केल इज रिप्रेजेंटेड इन द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर बाय अ रूलर विथ 500 written above its length and kilometer on the side. So usually a scale, whenever you see a map, जब भी आप मैप देखोगे नेक्स्ट टाइम, आप देखना उसके लेफ़्ट साइड के कॉर्नर में. ठीक है, जैसे कि ये मैप हो गया है तो ये साइड लेफ़्ट हो गया, तो ये लेफ़्ट साइड के कॉर्नर में आपको हमेशा दिखेगा कि इन्होंने कितनी स्केलिंग ली रखी है. जैसे कि अगर 1000 किलोमीटर को इन्होंने कितने ले रखा है, कि इन्होंने सपोज़ 500 मीटर ले रखा है, तो वो यहाँ पे लिख देंगे उस चीज़ को. ठीक है. It simply means that this ruler, which measures 2.5 centimeter in the printed map, correspond to 500 kilometer on the ground. तो अगर उन्होंने 500 लिखा है तो क्या होगा, इसका मतलब कि 2.5 सेंटीमीटर का मतलब 500 किलोमीटर है. ठीक है. तो 5 सेंटीमीटर का मतलब कितना होगा, 1000 किलोमीटर होगा. तो ऐसे स्केलिंग की जाती है. ठीक है. तो ये था डिस्टेंस के बारे में कि हम डिस्टेंस को कैसे कवर करते हैं मैप में. ठीक है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द डिस्टेंस, लाइक हाउ वी यूज डिस्टेंस टू कवर अप इन अ मैप, because we have to show the actual distance, isn't it? So that is about the distance. So the actual distance between 2 points represented on the map depends on the scale that the map is using. तो जैसे भी एक मैप में, किसी भी मैप में, जैसे वो ये स्कूल है और ये आपका प्ले ग्राउंड है और यहाँ पे हॉस्पिटल है, तो इनकी जो डिस्टेंस है, इनको कैसे किया जाता है, एक स्केल की मदद से लिया जाता है. और यहाँ पे क्या होता है कि इनमें जैसे ग्राउंड लेवल में 500 मीटर है, ये स्कूल से बैंक तक की दूरी 500 मीटर है, लेकिन मैप में वो कितना लेंगे, 1 सेंटीमीटर लेंगे. तो ऐसे करके एक एक्यूरेट सी दिखा सकते हैं. ठीक है. सो इन दैट वे दे कैन शो एन एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द मैप as well, on the map which has been represented on the paper with the help of a scale. I hope you have understood. I hope आपको समझ आ रहा है. अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रहा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा. एंड ऑल्सो डू कमेंट मी लाइक इन विच लैंग्वेज यू वांट मी दिस लेक्चर टू टेक ऑन. इफ़ यू वांट मी टू टेक ऑन teach on English, I can teach only on English, or if you want me to take on Hindi, then I can teach on Hindi as well. And if you want me to teach only on both on Hindi and English, then I can explain in both, like as I'm doing in this class.
Okay, so do let me know about that so that it will be easier for me to understand like in which language you are more comfortable with, whether you want only Hindi or whether you want only English or whether you want both on the class. Okay, so now let us see, हमने डिस्टेंस के बारे में तो जान लिया, अब क्या बात जानेंगे, अब डायरेक्शंस के बारे में जानेंगे। और याद है जो मैप में दिया गया था कॉर्नर में ऐसे, ये कह ओके सॉरी ये एक स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, चलो दोबारा बना लेते हैं इसको मिटा के। ठीक है, देखो जैसे ये यहाँ पे है, ठीक है, ये डायरेक्शन है, ये कौन सी डायरेक्शन है, ये नॉर्थ डायरेक्शन है। ये नॉर्थ के नीचे क्या होता है, साउथ, नॉर्थ के इस साइड क्या होता है, ईस्ट, जहाँ से सनराइज करता है कि नहीं, और यहाँ पे क्या होता है, वेस्ट। ठीक है, तो इन डायरेक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे, और इन डायरेक्शन को हम क्या बोलते हैं, कार्डिनल डायरेक्शन। ठीक है, सो लेट अस रिटर्न टू द 4 एरोज एट द टॉप राइट ऑफ दिस स्मॉल cities map. So जो आपके उस पे दिया गया है, ऐसा ही कुछ दिया हुआ है, isn't it? So let us see, they point to the 4 directions which are not at the top and moving clockwise. जैसे clockwise, ऐसे clock आता है ना, ऐसे clockwise, तो clockwise east, south and west. So these are called cardinal direction. So when you are asked what are cardinal direction, what you have to see, the directions, isn't it? The direction, the 4 directions which are not at the top and moving clockwise east, south and west are known as the cardinal direction, isn't it? So I hope आपको समझ आ गया। तो and also known as cardinal points, cardinal direction या cardinal points. So apart from this, इसके अलावा हम और एक डायरेक्शन ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पे, है कि नहीं, ऐसे हम काट सकते हैं डायगोनली, हम इंटरसेक्ट कर सकते हैं। तो ये कैसे, इनको हम कैसे नाम देंगे, इसका नाम होता है इंटरमीडिएट डायरेक्शन। ठीक है, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट के बीच में जो हमेशा जो नॉर्थ और साउथ है, आपको इसको पहले लिखना है, अगर नॉर्थ है तो एन लिखोगे, साउथ है तो एस लिखोगे। तो इस पोर्शन को हम क्या बोलेंगे, जो हमने कट किया है, इसको हम बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, और इस पोर्शन को हम क्या बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे साउथ ईस्ट। हम इसको ईस्ट साउथ नहीं बोल सकते, हम बोलेंगे साउथ ईस्ट, हमेशा ये पहला आएगा। ठीक है, और इधर वाली साइड को क्या हम बोलेंगे, एन पहले आएगा तो नॉर्थ वेस्ट, और इधर क्या बोलेंगे, साउथ वेस्ट, वेस्ट साउथ नहीं बोल सकते, साउथ वेस्ट। ठीक है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट डायरेक्शन। I hope you have understood. So the line which are intersect, these 4 line which have intersect diagonally here, so these line are being represented as northeast, southeast, southwest and northwest. So these are what, these are called the intermediate direction, because when we are pointing out like that, then it helps, it becomes more easier for us to tell, okay, in which direction our place is. Okay, so other than this intermediate direction I also use like northeast, I hope you have understood, southeast, southwest and northwest. So most maps simply have an arrow marked with the letter N which points to the north direction. So in most of the map you will only find only north direction will be given, you will not be given south or east, because but if you know the north direction, then we can easily say, okay, this is south, this is east and this is west. So you have to have the knowledge how you have to mark the direction. So because not the direction where they have given north will be north, then downside will be south, left side will be west and the right side will be ईस्ट। सो क्योंकि किसी भी मैप पे आपको ज़्यादातर सिर्फ एक डायरेक्शन दिया गया था, सिर्फ नॉर्थ डायरेक्शन दिया जाता है। तो अगर हमें नॉर्थ डायरेक्शन है तो हमें क्या होता है, ईजिली हम पता कर सकते हैं कि ओके नॉर्थ के सीधा नीचे क्या है, साउथ डायरेक्शन है, नॉर्थ के राइट साइड में क्या है, ईस्ट डायरेक्शन है, नॉर्थ के लेफ्ट साइड में क्या है, वेस्ट डायरेक्शन है। तो ऐसे हमें पता लगाना होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, देखो नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। तो ये क्या है, ये एक कंपास है, इजंट इट, ये एक कंपास है। तो ये कार्डिनल पॉइंट्स और इंटरमीडिएट डायरेक्शंस के बारे में हमने पढ़ा। तो ये था डायरेक्शंस के बारे में। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड अबाउट द डायरेक्शंस एज वेल। सो नेक्स्ट वी विल सी अबाउट द सिम्बल्स। ओके, तो नेक्स्ट हम देखेंगे सिम्बल्स के बारे में कि सिम्बल्स में क्या क्या आ सकता है। चलो यहाँ पे पहले एक और एक्टिविटी है जो हम करते हैं साथ में। इससे पहले जो मैंने आपको एक्टिविटी दी है वो आप करके मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, वो बहुत इजी है। ठीक है, तो हम इसमें देखते हैं कि ये कौन सी एक्टिविटी इन्होंने हमें करने के लिए दिया हुआ है। ठीक है,
फर्स्ट कंसिडर द मैप ऑफ द स्मॉल सिटी अगेन. जो मैप है वहाँ पे हम दोबारा जाएंगे और वहाँ पे हम दोबारा देखेंगे. द मार्केट इज़ नॉर्थ ऑफ द हॉस्पिटल. हमें देखेंगे कि वेदर द स्टेटमेंट गिवन हियर इज़ करेक्ट और इनकरेक्ट. ओके, जो स्टेटमेंट इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है. हम देखेंगे कि इन्होंने बोला हुआ है कि मार्केट है जो है नॉर्थ ऑफ हॉस्पिटल है. जैसे हमें तब आ गया, वी नो हाउ टू see the directions now, isn't it? So now let us check. So the market is north of the hospital. So let us go back to that map and let us check whether this is correct or not. The statement given is correct or not. So what they have told us, the market is north of hospital. So where is the market? Here. And where is the hospital? Here. So if it is not, then it will be, market should be here, isn't it? Market is in the south of hospital. That means the statement is incorrect, isn't it? सो नाउ दो स्टेटमेंट जो इन्होंने दिया हुआ है कि उन्होंने बोला कि मार्केट जो है हॉस्पिटल के नॉर्दर्न साइड में है, लेकिन ये तो नहीं है. देखो यहाँ पे ही हमें पता लग जाता है नॉर्थ तो ऊपर वाली साइड है, तो ये तो मार्केट तो नीचे वाली साइड है. मार्केट तो कौन सी डायरेक्शन में है? मार्केट जो है साउथ डायरेक्शन में है. तो इसका मतलब वो जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया हुआ है वो गलत है. ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेटमेंट को देखते हैं. नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या मार्क करने बोला हुआ है? द म्यूजियम इज़ साउथ ईस्ट ऑफ द बैंक. तो म्यूजियम कहाँ पे? हमें सबसे पहले वो ढूंढना पड़ेगा. तो यहाँ पे है, चलो म्यूजियम. तो म्यूजियम इज़ साउथ ईस्ट ऑफ द बैंक. तो ये देखो, ये बैंक है और ये साउथ में है और ये ईस्ट साइड में है और ये सही भी है. देखो यहाँ पे बैंक है और ये साउथ में थोड़ी इधर वाली साइड है. अगर ये यहाँ पे होता नीचे तो क्या होता है, जैसे सीधा ही नीचे होता तो साउथ होता, यहाँ पे होता तो अगर म्यूजियम यहाँ पे होता तो साउथ होता, लेकिन ये कहाँ पे? साउथ और ईस्ट के बीच में है कि नहीं? ये देखो, साउथ एंड ईस्ट, ये दिस इज नॉर्थ, इजंट इट? सो म्यूजियम इज इन द साउथ ईस्ट. सो दैट मीन्स द स्टेटमेंट इज करेक्ट. तो उसका मतलब जो स्टेटमेंट दिया हुआ है नेक्स्ट स्टेटमेंट, सेकेंड स्टेटमेंट, वो करेक्ट है. आई होप आपको पता लग रहा है ना कि कैसे डायरेक्शन हम कैसे लोकेट करते हैं, कि कौन से डायरेक्शन कहाँ पे है. आई होप यू आर गेटिंग इट. इफ़ यू हैव एनी डाउट, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. ओके, सो नेक्स्ट थर्ड स्टेटमेंट, लेट अस सी. द रेलवे स्टेशन is north west of the hospital. So no, what they have told, the railway station, this is the railway station, this is in the north and west of the hospital. Where is the hospital? Here. Yes, it is correct. This is the north and this is in the northwest. Here, northwest. This is the north, this is the northwest. So this, the third statement is correct. जो third statement है वो भी correct है. इन्होंने बोला है कि रेलवे जो है, रेलवे स्टेशन जो है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है हॉस्पिटल से, तो वो करेक्ट है. तो लास्ट डायरेक्शन क्या है देखते. द लेक इज़ नॉर्थ वेस्ट ऑफ द अपार्टमेंट ब्लॉक्स. सो अपार्टमेंट ब्लॉक्स कहाँ पे हुआ है, पहले हमें वो ढूंढना पड़ेगा. चलो यहाँ पे है अपार्टमेंट ब्लॉक्स, दिस आर द अपार्टमेंट ब्लॉक्स, इजंट इट? सो व्हाट इज द क्वेश्चन? द लेक इज़ नॉर्थ वेस्ट ऑफ द अपार्टमेंट ब्लॉक्स, इजंट इट? बट सी, देखो लेक यहाँ पे है, ये है लेक, इजंट इट? तो ये तो नॉर्थ वेस्ट पे तो नहीं है. इफ़ दिस लेक वॉज हियर देन येस वी कैन से नॉर्थ वेस्ट, बट हियर दिस इज इन दी साउथ वेस्ट, हियर साउथ वेस्ट में है. सो द लास्ट स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट. सो अमंग द गिवन 4 स्टेटमेंट, फर्स्ट एंड 4 आर इनकरेक्ट, सेकेंड एंड थर्ड आर करेक्ट. जो 4 स्टेटमेंट आपकी बुक में दिया गया है उनमें से फर्स्ट और पहला और चौथा वाला इनकरेक्ट है, सही नहीं है, और जो दूसरा और तीसरा है वो सही है. ठीक है. सो इन दिस वे we have learned how to know the directions of a particular place from one place to another. I hope it is clear. So that was all about direction. Okay, so now you have another activity. You do this in your school only. Okay, take your school as a starting point and approximately where the cardinal direction of your home is located. So try to locate your home, in which direction is your home located from your school, and as well as discuss with your teacher and parents regarding it. Okay, so that is your another activity given as homework. So next let us see symbols, the last component of the map, that is symbol. See, in map we see certain kind of symbols are given, isn't it? And it is important because of that symbol only it makes us know, okay, this particular place is in this place. Like from the blue color we came to know that okay, it is water, isn't it? So that for that purpose symbol is very useful, okay, in a map.
सो दैट इज़ वाई इट इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अ मैप। जो सिंबल होता है मैप में बहुत यूज़फुल होता है, क्योंकि जब भी हम मैप देखते हैं, जैसे हॉस्पिटल हमें, जैसे हमें स्कूल के बारे में पता करना है, हॉस्पिटल के बारे में पता करना है, पानी, माउंटेन्स जो भी है, एक सिंबल दिया गया होता है, तो उसमें हम ईजिली हम जान सकते हो कि ओके दिस इस जगह पर ये चीज़ है। तो यहाँ पे कुछ सिंबल, इंटरनेशनल सिंबल्स जो है जो अपनाए गए हैं उनके बारे में दिया गया है, तो उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। Our map has a small drawing of actual buildings and a few other elements, but there would not be enough space on the map of a large city or a country to draw them all. See, the map that we have just considered, it is a small map. So it was possible for us to draw the school building, the school building, the hospital, the museum, the playground, the market. But if you are asked to draw a map of a large area, it is not possible for you to draw everything, isn't it? Like देखो, जैसे हमने अभी मैप देखा ऊपर, वो एक स्मॉल एरिया का मैप था, तो वहाँ पे जैसे सारे बिल्डिंग्स हमें दिखाए गए थे, लेक कहाँ पे है, म्यूज़ियम कहाँ पे है, बैंक कहाँ पे है। लेकिन अगर आप किसी बड़ी जगह की मैप बना रहे हो तो उस पर तो पॉसिबल नहीं है सबको दिखाना, कि मतलब एक्चुअल ड्रॉ करके दिखाना, तो आप सिंबल यूज़ करोगे वहाँ पे, ठीक है। So instead a symbol is used to represent these features. So symbol for different kinds of building, for instance a railway station, a school, post office, for road, railway lines, and for natural elements such as water, pond or forest. So यहाँ पे एक symbol हुआ था, symbol होता है इन सब चीज़ों के, जैसे स्कूल का क्या symbol होगा, रेलवे स्टेशन का सिंबल क्या होगा, जैसे RS होता है रेलवे स्टेशन का सिंबल, सिर्फ RS होगा, वहाँ पे आपको रेल की पटरी नहीं ड्रॉ करके देंगे या रेलगाड़ी ड्रॉ करके नहीं लिखेंगे, क्योंकि एक लार्ज एरिया का अगर मैप आपको दिखा रहे हैं तो आपको सिर्फ सिंबल दिखाया जाएगा, क्योंकि वहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है कि आप सब कुछ वहाँ पे लिख दो, ठीक है। तो वह एक सिंबल दिया जाएगा, जैसे पोस्ट ऑफिस का PO दे देगा, ठीक है। रोड्स के जैसे मेटल है या नॉन मेटल है, रेलवे लाइंस के बारे में एक अलग सिंबल होगा, और नेचुरल एलिमेंट्स के बारे में जैसे रिवर के बारे में मैंने बताया आपको ब्लू कलर का सिंबल होगा, फॉरेस्ट के बारे में जैसे माउंटेन है तो ब्राउन होगा, प्लांट्स है तो ग्रीन होगा, ठीक है। तो इस तरीके से सिंबल का यूज़ किया जाता है। सो इन दिस वे सिंबल इज बीन यूज्ड इन अ मैप, ओके। सो इन दैट वे numerous details can be shown in the limited space available on the map. So what we used to do, so in that way you can add a variety of details on a given map. तो आप एक किसी भी मैप में आप बहुत सारे डिटेल्स डाल सकते हो सिम्बल्स की मदद से। अगर आप एक्चुअल में सारे ड्रॉ करने लगे तो क्या होगा, आएगा ही नहीं कुछ भी, है ना। तो एक सिंबल का हम यूज़ करते हैं, ठीक है, सिंबल का हम प्रयोग करते हैं उसके लिए। तो आपको पता लग गया होगा सिंबल का इम्पोर्टेंस क्या है। सो to make map more easily understood by a variety of users, map makers use specific symbols. So there is a specific symbols, okay, to make the map more easily more understandable. So different countries use different sets of symbol. So the Survey of India, a government body, has fixed a set of symbol for map of India or parts of India. So देखिए मैप जब हम यूज़ करते हैं, जैसे सिंबल्स हम यूज़ करते हैं तो डिफरेंट कंट्री, उनका कंट्री के हिसाब से होता है कि एक सिंबल होता है। जैसे कि इंडिया के सर्वे में गवर्नमेंट ने एक फिक्स्ड सिंबल सेट किया गया है, ओके, सेट किया हुआ है। तो वो क्या क्या सिंबल है देखते हैं, ठीक है। अ स्मॉल सेलेक्शन ऑफ देम इज़ गिवन इन दी 1.2। सो यहाँ पे है, ये देखो, ये सारे सिंबल्स हैं, देखो। जैसे रेलवे लाइन, अगर रेलवे लाइन है तो ऐसा सिंबल आपको मिलेगा मैप में, छोटा सा होगा, इतना बड़ा भी नहीं होगा। और ब्रॉड गैज है तो ऐसा होगा, अगर ब्रॉड है। मीटर गैज है तो ऐसे होगा। रेलवे स्टेशन है तो ऐसा होगा, ऐसा सिंबल। रोड है तो ऐसा वाला साइन होगा। मेटल और अनमेटल का ऐसा साइन होगा, ठीक है। रोड मेटलिक है या अनमेटल है। और बाउंड्री का साइन ऐसा होगा। इंटरनेशनल बाउंड्री का साइन ऐसे होंगे, 3 होंगे। और स्टेट और डिस्ट्रिक्ट के ऐसे होंगे। और रिवर, वेल, टैंक, कैनल के ऐसे होंगे। जैसे देखिए रिवर का ऐसा होगा, वेल का ऐसा होगा, टैंक का ऐसा होगा, कैनल का ऐसा होगा, ठीक है। और जैसे टेम्पल का ऐसा होगा, टेम्पल का, चर्च का, मॉस्क का और छतरी का ऐसा होगा। और पोस्ट ऑफिस का PO लिखा होगा सिंपली। पोस्ट एंड टेलीग्राम ऑफिस का PTO होगा। और पुलिस स्टेशन का PS होगा। और जैसे सेटलमेंट एरिया, जैसे आपके अपार्टमेंट एरिया है जहाँ पे लोग सेटल करते हैं, तो वहाँ पे कैसा सिंबल होगा, सच टाइप ऑफ सिंबल विल बी गिवन। एंड फॉर अ ग्रेवयार्ड दिस सिंबल विल सिंपली लाइक दिस इज अ ग्रेवयार्ड सिंबल। एंड ट्रीज like this and grasses like this, okay. And apart from this colors are also been used, like for example I have told you mountains के लिए कौन सा कलर यूज़ होगा, ब्राउन कलर यूज़ होगा। ट्रीज़ के लिए ग्रीन होगा, वाटर के लिए ब्लू होगा, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग से सिम्बल्स दिए गए so that it will make easier to make a map and also
अंडरस्टैंडेबल, तो ईजिली हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि अगर हम किसी भी नया सिटी में जाके हम अगर मैप को देखेंगे, मैप को पढ़ेंगे, तो हम ईजिली हमें समझ आ जाएगा कि यहाँ पे रेलवे स्टेशन यहाँ पे है और यहाँ पे रोड निकलती है, यहाँ पे मंदिर है, यहाँ पे ट्रीज़ है, यहाँ पे ओशन है, यहाँ पे रिवर है, ठीक है। सो में हम मैपिंग दी अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। मैपिंग दी अर्थ मीन्स मापना, मैपिंग मतलब नापना। तो हम मेज़र कैसे करेंगे अर्थ को, जैसे इस क्लास में हम पढ़ेंगे लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में, ठीक है। लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, कौन से लाइंस होते हैं ऐसे अर्थ में, जो ये लाइंस सच में होते हैं या नहीं होते, या ये इमेजिनरी है, तो ये लाइन इमेजिनरी है, ठीक है। तो हम उन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे कि ग्लोब और अर्थ के बारे में पढ़ना, ठीक है। तो let's get started. In this video we are going to learn about mapping the earth and specially focused on the latitudes and longitudinal lines and how these are connected with the time and climate, okay, time and climate, that is season of the earth, and whether these grids of line that are drawn in the earth are why these lines are being drawn, as these lines are imaginary line, isn't it? So we are going to learn about it. Firstly we are going to see about as comparison, okay, about our shape of the earth, and thereby will followed by latitudes and longitudes. Before that we are going to see with some examples of coordinates as well, okay. So mapping the earth is a little more difficult because our planet is not a flat surface. देखिए हमारा जो अर्थ है वो एक फ्लैट सरफेस नहीं है, वो गोल है कि नहीं, वो एक स्पेयर शेप में है। एग्जैक्टली स्पेयर भी नहीं है, थोड़ा सा फ्लैटन है पोल में, तो एग्जैक्टली गोल भी नहीं है, वो थोड़ा सा यहाँ से भी फ्लैटन है और यहाँ से भी फ्लैटन है। तो इट इज़ नियरली हैज़ द शेप ऑफ अ स्पेयर। सी वाई नियरली, वी से नियरली बिकॉज इट इज़ नॉट परफेक्ट स्पेयर बट इज स्लाइटली फ्लैटन एट दी पोल्स। क्योंकि ये जो हमारा अर्थ है ये गोल तो है, लेकिन क्या है, गोल होने के साथ साथ जो ऊपर वाली हिस्सा और जो नीचे वाली हिस्सा है वो थोड़ी सी फ्लैट है, यहाँ से थोड़ी सी फ्लैट है, तो इसलिए हम एग्जैक्टली स्पेयर भी नहीं बोल सकते, ठीक है। तो हाउएवर इन प्रैक्टिस वी विल कंसिडर टू बी स्पेरिकल, लेकिन हम कैसे पढ़ेंगे इन प्रैक्टिकली कि हम अर्थ को एक स्पेयर शेप को मान के लेके चलेंगे। तो रिप्रेजेंटिंग ए स्पेयर एक्यूरेसी ऑन अ फ्लैट शीट ऑफ पेपर इज़ नॉट पॉसिबल। सी if you want to represent this earth in a flat sheet, it is not possible. You have to take it out everything, isn't it? तो जैसे हम इसको अगर हम फ्लैट शीट में हम बदलना कोशिश करेंगे, एक राउंड है और एक शीट ऐसा होता है फ्लैट, ऐसे शेप में होता है, तो ये काफ़ी मुश्किल है कि इस राउंड शेप को, इस स्पेयर शेप को हम ऐसे शीट में बदलें, क्योंकि जब हमें मैपिंग करनी होती है तो क्योंकि हमें सिर्फ ये आगे का हिस्सा दिखेगा, या तो हमें मैप 3D में बनाना पड़ेगा, जैसे कि एक ग्लोब होता है जो आगे भी दिखता है पीछे भी दिखता है, लेकिन जो मैप होता है एक पेपर में बनता है या फ्लैट सरफेस में बनता है, तो जो पीछे वाली हिस्सा है जो हमें दिख नहीं रही, तो वो भी हमें इस मैप में निकालना होता है। तो इसको हमें अच्छे से काट के अच्छे से फ्लैट करके बनाना होता है, तो वो थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता है, ठीक है। तो इसमें अब एग्जांपल भी दिया हुआ है कि ऑरेंज के साथ, कि आप एक ऑरेंज लीजिए, आप उसको पील कीजिए, उसकी स्किन को 3-4 भागों में, और आप देखिए, क्योंकि आप ऑरेंज को पील करेंगे, ऑरेंज भी सब ऐसा होता है ना, एग्जैक्टली गोल होता है, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा फ्लैटन होता है, जब हम रखते हैं तो वो एग्जैक्टली बैठ जाता है, लेकिन हम आपकी स्किन को पील करते तो वो ऐसा शेप में निकल आता है, ऐसा कुछ शेप में निकल आता है। तो हम इस शेप को हम कैसे फ्लैट बनाएंगे, तो इसको हम यहाँ से ऐसे थोड़ा सा एजिस में थोड़ा सा काट के थोड़ा सा एडजस्ट करके हम इसको फ्लैट ऐसे बिठाने की हम कोशिश करेंगे, ठीक है। तो वही एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो representing a sphere accurately on a flat sheet of paper is not possible. To understand why, peel an orange in such a way that you have just 3 or 4 large pieces of the skin, जो skin है, then try and flatten them on a table. You will see that you cannot do it without tearing them at the edges. जो orange का skin है, जैसे आपने peel कर लिया, जैसे ये 2-3 भागों में जैसे ऐसे आपने peel कर लिया, लेकिन वो आप टेबल पे रखोगे तो वैसे थोड़ा सा उठा सा ऐसा रहेगा, थोड़ा उठा सा रहेगा, वो एकदम से फ्लैट तरीके से नहीं बैठेगा। क्यों? क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है। तो आपको उसको कैसे फ्लैट कर सकते हो, यहाँ से थोड़ा सा यहाँ से एजेस से काट के, तो थोड़ा सा आप कोशिश कर सकते हो थोड़ा सा फ्लैट बनाओ। तो ऐसे ही हम मैप को भी ऐसे ही करते हैं, ठीक है। तो नाउ कंसिडर द ग्लोब। सो
ग्लोब तो आपने देखा ही होगा, वो जो 3D रिप्रेजेंटेशन है, आर्ट का एक मिनिएचर फॉर्म है, तो वहाँ से हमें अच्छे से पता लगता है, क्योंकि विच इज़ अ स्पेयर ऑन विच अ मैप इज़ ड्रॉन। तो ग्लोब में आप क्या दिखोगे, मैप बना हुआ होता है, तो आगे की तरफ भी होता है, पीछे की तरफ से भी होता है, साइड की तरफ से भी होता है, एवरी साइड में होता है। तो दिस मे बी अ मैप ऑफ द अर्थ, द मून, द प्लानट, मार्स, द स्टार्स एंड कॉन्स्टलेशन इन द स्काई एक्सेट्रा। तो ग्लोब किसी भी चीज़ का हो सकता है, मैप किसी भी चीज़ की हो सकती है। आपके अर्थ के मैप बना लो, आप मून के बना लो, मून की भी मैप होती है, प्लानट मार्स की भी मैप है, स्टार्स की भी मैप है, और वो कॉन्स्टलेशंस की भी है। तो the physical objects like the one shown in the drawing on the next page is sphere that is generally made of metal, plastic or cardboard. So the next page we will see a globe where you will see a proper representations of a earth, because it is 3D representation, okay, 3-dimensional representation. So see here, you can see this is a globe, isn't it? This represents our earth, and these are slightly flattened at the poles and little tilted also, not exactly of a spherical shape. So this part is the north pole, this is the south pole, isn't it? This is the east side and this is the western side. So here, in order to make this globe flat, it is flat, it will be little difficult, isn't it? So that is what we have just talked about, like peeling an orange skin and see whether you can flatten up or not. You can try that at home, okay? So here we will study the globe representing the earth's geography. Because the globe and the earth have the same spherical shape, a globe will be better represent the geography of the earth than a flat map. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी हम अर्थ के बारे में पढ़ेंगे, किसको लेके, एक ग्लोब को लेकर के, मैप को लेकर के नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हमें अर्थ के लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूडनल लाइंस के बारे में पढ़ने हैं। तो हम जब ये पढ़ते हैं तो हमें ये अगर हम ये ग्लोब को लेंगे तो हम ज़्यादा बेहतर अच्छे से समझ पाएंगे। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ग्लोब को लेके पढ़ेंगे। सो हियर इन दिस topic we are going to consider a globe, so that we will be able to study about our earth more better, because here we are going to study about the grid lines that represents the north pole, south pole, like the parallels of latitudes and longitudes. So it will be more helpful if we take a globe instead of a map, because map we cannot flatten it properly. So when we are trying to study about these lines, these globes are more better option for us. So that's why we are going to take a globe here, okay? So understanding coordinates. So before going into the latitudes and longitudes, we have to understand what are coordinates. So हमें coordinates के बारे में जानना है, क्योंकि जैसे हम coordinates के बारे में थोड़ा सा जानेंगे तो हमें latitudes और longitudes लाइन के बारे में हम अच्छे से जानेंगे कि कहाँ पे कैसे लोकेट किया जाता है, कौन से सिटी कौन से प्लेस पे होता है, कौन से लाइन में होता है, तो हम उस सिटी को उस लाइन में है बोल के हम अच्छे से लोकेट कर पाते हैं। जैसे कोऑर्डिनेट्स मतलब जैसे आपके यहाँ पे चेस बोर्ड है, यहाँ पे एक देखो, तो ये चेस बोर्ड को जो यहाँ पे सारे कोने यहाँ पे ग्रिड्स बने हुए हैं, देखो ऐसा एक लाइन ऐसा ऐसे बना हुआ है ना, तो इन सब को, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। तो इसको हम अच्छे से समझेंगे ऐसे एग्जांपल लेके, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं। इमेजिन अ बिग मार्केट, चलो पहले चेस बोर्ड से पहले एक मार्केट हम इमेजिन करते हैं। इमेजिन अ बिग मार्केट इन अ सिटी और अ टाउन with neat rows of shop all the same size. तो imagine just let us imagine here, यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं छोटा सा एरिया, तो वहाँ पे जहाँ पे मार्केट से ऐसे स्ट्रेट लाइन पे है प्रॉपरली, ठीक है? तो neat rows of shop. So you want to meet a friend at a stationery shop inside the market. तो ये मार्केट है, यहाँ पे जैसे शॉप लगे हुए हैं, लाइन से ऐसे प्रॉपरली लगे हुए हैं, यहाँ पे शॉप बने हुए हैं, ठीक है? तो आपको एक फ्रेंड को मिलने जाना है। कौन से शॉप में जाना है आपको? स्टेशनरी शॉप में जाना है। बट योर फ्रेंड डज नॉट नो वेयर द शॉप इज़, लेकिन आपको आपके फ्रेंड को पता नहीं है कि आपका शॉप कहाँ पे है, स्टेशनरी शॉप कहाँ पे है। सो यू वुड गिव डायरेक्शन लाइक मीट मी 6 PM at the 7th shop in the 5th row. So the 5th row from the entrance. So this will allow your friend to precisely determine your location. So when your friend is coming to meet you and he doesn't know your location, and if you are in such a place where there is a proper row of shop are there, then it will be easier for you to tell him like meet me at 6 PM in the 7th shop in the 5th row. Then it will be easier for your friend to precisely locate the location and he will reach there also, isn't it? जैसे कि आपके फ्रेंड ने जैसे मैं अपने फ्रेंड को बताऊंगी कि चलो 7th शॉप है, मेरा नंबर 7th है और वो 5th रो में है, ठीक है? तो आपको वहाँ पे आना है। तो कैसे हम करेंगे?
तो हम यहाँ पे बनाते हैं रो अच्छे से, ठीक है। जैसे ये फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, ये फोर्थ रो हो गया और ये फिफ्थ रो हो गया। तो फिफ्थ रो पे कौन से नंबर के शॉप में हमें जाना है, फ्रेंड को पहुंचना है 7th नंबर पे। तो 1 2 3 4 5 6, चलो एक और यहाँ पे बनाते हैं, यहाँ पे चलो बना लेते हैं ऐसे 7th। सो यहाँ पे एग्जैक्ट लोकेशन पता लग गया कि कौन से शॉप पे है ये स्टेशनरी शॉप, तो एग्जैक्टली वो फ्रेंड वहाँ पे पहुँच जाएगा। जैसे फिफ्थ रो देखिए 1 2 3 4, फिफ्थ रो के 7th शॉप में 7th नंबर पे 1 2 3 4 5 6 7। सो एग्जैक्ट लोकेशन हमें यहाँ पे पता चल गया। कैसे? इन कोऑर्डिनेट्स की मदद से, इन ग्रिड्स के मदद से, है कि नहीं। तो ऐसे ही हम अर्थ के प्लेसेस को भी लोकेट करना सीखेंगे। तो उससे पहले हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं चेस बोर्ड का, ठीक है। जैसे आप सब भी खेलते होंगे चेस बोर्ड, तो यहाँ पे हम उस चेस बोर्ड को भी एक एग्जांपल के तौर से देखेंगे और बेहतर से समझेंगे कि कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, ताकि हमें आसानी हो बाद में चीज़ें लोकेट करने में, ठीक है। तो नाउ कंसिडर अ चेस बोर्ड टू रिकॉर्ड मूव्स बाय एडवांस प्लेयर। लेटर्स आर प्लेस्ड alongside the main pieces from A to H, see the image, and numbers from 1 to 8 in between the two sides. This simple step system allow player to mark each square and record every move. See, whenever you are playing chessboard, okay, there are numbers given, okay, from A to from 1 to 8, and letters are also given from A to H. See here you can see from A to H. Here this row is given and number are given here, isn't it? So and whenever you play there are two sides, isn't it? One is the black side and another is the white side. तो जब आप भी चेस खेलते हो, यहाँ पे जैसे नंबर दिया गया है कि 1 से 8 तक एक रो है और A से लेके H तक है, जहाँ के प्लेयर्स की मूव को हम रिकॉर्ड कर सकते हैं आसानी से। तो यहाँ पे दो टीम है, जैसे ब्लैक और वाइट है। तो एक वाइट की टीम को इन्होंने ऑलरेडी मूव कर लिया है, तो हम देखते हैं कैसे। Here the white side has just opened the game by moving the queen's pawn. प्यादा, जो क्वीन का प्यादा है, उसको हम दोनों ने मूव कर लिया है 2 square forward, a very common opening. So the pawn is said to have moved from D2 to D4. तो कैसे ये D2 से D4 पहुंच गया, तो हम इस चीज़ को हम यहाँ पे समझेंगे, ठीक है, चेस बोर्ड की मदद से। यहाँ पे देखो, जैसे गेम स्टार्ट, ये पहले प्यादा जो यहाँ पे था ये यहाँ पे था, तो इस पोजीशन पे था, ठीक है। तो ये डी रो में है, ठीक है, ये डी में है, तो यहाँ पे था पहले, इस जगह पे था और ये 2 में था, तो इसलिए इसको बोला गया है कि D2 में था, ठीक है। डी के लाइन में 2 पोजीशन में था। तो अब यहाँ पे यहाँ से कैसे D4 पहुँच गया, देखिए D2 से जैसे 2 फॉरवर्ड स्टेप करके 1 2, तो यहाँ पे क्या हो गया 3 4 हो गया। ये अगर 2 है तो 3 4, तो ये 4th लाइन में पहुँच गया, तो ये D4 में पहुँच गया, ठीक है। यहाँ से D2 से कैसे D4 में पहुँच गया। आई होप यू हैव अंडरस्टूड, आई होप आपको समझ में आ रहा है। देखिए दिस फर्स्ट दिस क्वींस पॉन वाज on this D2 position, isn't it? And from there, by moving 2 step forward, where is his current position now? His current position is in the D4 over here, isn't it? So this is how we also locate a place. Okay, so let us again, using the same term, write down your move if you play black and respond with the same move. See, चलो हम यहाँ पे ब्लैक साइड को लेके देखते हैं कि जैसे ब्लैक साइड का भी पोजीशन क्या है, D7 है कि नहीं। जो ये क्वीन का प्यादा, अगर हम सेम चीज़ को मूव करेंगे तो यह क्या है, D में है और 7 में है। तो अगर हम 2 स्टेप यहाँ पे फर्दर मूव करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 और 5, तो ये क्या हो जाएगा D7 से क्या आ जाएगा D5 में आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखो पहले D7 में था, ये चीज़ यहाँ पे था D7 में था, और यहाँ से अगर हम 2 स्टेप फॉरवर्ड कर लिया तो कौन सी मूव में आ गया, D5 पे आ गया। तो आई होप आपको समझ आ गया। तो ऐसे हम चीज़ों को लोकेट करेंगे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं, ठीक है। द सिस्टम यूज्ड इन दिस 2 एग्जाम्पल्स में बी कॉल्ड अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स। सो जो हमने देखा अभी, जो एग्जाम्पल देखा कि हमने कैसे लोकेट किया है, पहले हमने एक शॉप को लोकेट किया कि 7th शॉप है 5th रो में, तो उसको, और जो चेस बोर्ड है, जो प्लेयर्स मूव करते हैं उनको जो ग्रिड से एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक, जैसे उनके नाम, नंबर्स और नाम दिया हुआ है, लेटर दिया हुआ है, तो उसको भी हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। तो थैंक टू देयर 2 कोऑर्डिनेट्स द स्टेशनरी शॉप एज वेल एज द चेस स्क्वायर ऑन द चेस बोर्ड कैन प्रिसाइसली डिटरमाइन। तो इसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, प्रिसाइसली डिटरमाइन कर सकते हैं कि कौन से प्यादा कहाँ पे, कौन सा प्लेयर कौन सा मूव ले रहा है, कि D2 से वो किस तरफ जा रहा है, D4 में जा रहा है या D7 में जा रहा है या D5 में जा रहा है। तो अच्छे से हम प्रिसाइसली डिटरमाइन कर सकते हैं। तो a similar system of coordinate is used in the world of maps to determine the location of any place on the map. So let us see how this system
वर्क्स। तो हम जब कोई लोकेट करना चाहते हैं वर्ल्ड में, किसी भी जगह को लोकेट अगर हम करना चाहते हैं तो हम ऐसा ही एक सिस्टम अपनाते हैं। तो उस चीज़ को हम समझेंगे, ठीक है। किसी भी लोकेशन को हम लोकेट करना चाहते हैं तो ऐसे ही हम अपनाते हैं, क्योंकि हमने एक लाइंस, इमेजिनरी लाइंस बनाया हुआ है जिसको हमने नाम दिया है लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल लाइंस। सो लैटिट्यूड के बारे में हम पहले यहाँ पे पढ़ेंगे। सो हियर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट नाउ लैटिट्यूड्स लाइन, ओके। लैटिट्यूडनल लाइन, द इमेजिनरी लाइन विद द हेल्प ऑफ विच we will be able to locate any places very easily, okay. And these latitudes are connected with season, okay, with climate. So about that also we will study here. And longitude is connected with time, okay. Let us return to the globe. It is easy to identify the North Pole and the South Pole on it. Rotate the globe. While it rotates, the fixed point at the top and the button are the two poles. Halfway between them is the equator. Note the circle marking it. चलो, तो हम एक ग्लोब पे, ये जो ग्लोब हमें दिया हुआ है, तो उस ग्लोब पे हम आते हैं, ठीक है। देखो इस ग्लोब पे, ओके, इस ग्लोब से अच्छा हम अपना ही एक ग्लोब बना लेते हैं तो आपको चीज़ें ज़्यादा आसानी से समझ आएगी, ठीक है। तो हम एक ग्लोब बना लेते हैं यहाँ पे साइड में, ठीक है। चलो इसको आप एक ग्लोब मान के चलो, ठीक है। चलो, तो हम जब भी ग्लोब रोटेट हम करते हैं वो हमेशा वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाता है, ऐसे, ठीक है। ऐसे जो अर्थ जो हमेशा वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट करता है। और जब अर्थ अपने आप जब रोटेट करता है, अपने एग्जिस्ट में भी वो रोटेट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, रोटेशन बोलते हैं, ठीक है। तो एक फिक्स पार्ट में वो रोटेट करता है, एक ऑर्बिटल लाइन होता है फिक्स पार्ट। सो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, रोटेशन बोलते हैं, ठीक है। इसके बारे में आप आगे और पढ़ोगे। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें 2 मार्क करना है, 2 पॉइंट्स मार्क करना है, 2 पोल्स मार्क करना है। ऊपर वाले हिस्से को हम नॉर्थ पोल बोलते हैं और नीचे वाले हिस्से को हम क्या बोलते हैं, साउथ पोल बोलते हैं। और हाफ, जैसे हम इसको आधा ऐसे काटेंगे प्रॉपरली, ठीक है। तो ये लाइन क्या होता है, ये लाइन इक्वेटर होता है, ठीक है। ई से हम मैं मार्क करती हूँ, यहाँ पे इक्वेटर होता है, ठीक है। तो हमने ये मार्क कर लिया है ना। तो ये जो इक्वेटरल लाइन है, जो एग्जैक्टली आधा लाइन जो मार्क किया हुआ है, ये भी एक लैटिट्यूडनल लाइन्स है, क्योंकि लैटिट्यूडनल लाइन्स जो है वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन, सॉरी यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन है, ऐसे लेटा हुआ लाइन, ठीक है। आपके अर्थ में एक इमेजिनरी लाइन बनाया हुआ है, लेटा हुआ लाइन, और उनको हमने नाम भी दिया हुआ है, ठीक है। जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे। So imagine you are standing on the equator and travel towards one of the poles. तो यहाँ पे आप इमेजिन करो कि आप यहाँ पे खड़े हो इस इक्वेटर में और आप किसी भी पोल की तरफ जा रहे हो, एक नॉर्थ पोल हो या साउथ पोल हो। सो लैटिट्यूड मेजर्स दिस डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। सो इक्वेटर से स्टार्ट होता है लैटिट्यूड का डिस्टेंस जो मेजर होता है। यहाँ पे ये 0 होता है, यहाँ पे 0 डिग्री होता है, ठीक है। यहाँ पे 0 डिग्री रहता है। एट एनी पॉइंट ऑफ दिस ट्रेवल यू कैन ड्रॉ एन इमेजिनरी लाइन दैट रन्स east and west parallel to the equators. Such a line are called the parallels of latitudes. जैसे यहाँ पे ऐसे लाइन हमने इक्वेटर का बनाया, ऐसे यहाँ पे भी एक लाइन होगा, यहाँ पे भी लाइन होगा। कहीं भी तरफ आप जाओ, साउथ पोल में जाओ या नॉर्थ पोल में जाओ, ऐसे प्रॉपरली यहाँ पे लाइंस बनी होती है, ठीक है। तो इन लाइंस को हम क्या बोलते हैं, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स, ठीक है। एंड ड्रॉ अ सर्कल अराउंड दी अर्थ। अगेन सी, ये अर्थ सिर्फ ये आगे वाले हिस्से पे नहीं, ये पीछे वाले हिस्से में भी है, ठीक है। सो अगेन इट इज़ ईजी टू नोट ऑन द ग्लोब दैट द लार्जेस्ट सर्कल इज द इक्वेटर। सो इनमें से जैसे पिछले हिस्सा पे अगर आप ग्लोब में देखोगे तो ये सिर्फ आगे वाले हिस्से पे नहीं है इक्वेटर, पीछे वाले हिस्से में भी है। और जो सबसे लार्जेस्ट लाइन होता है, क्योंकि ये वाइड तो रहता है, इसका बेस थोड़ा सा ब्रॉड रहता है बीच में से, ठीक है। तो क्या होता है, ये जो लाइन इक्वेटर लाइन है, ये सबसे लंबा लाइन है, सबसे बिगेस्ट लाइन है। And when the circle marked the parallel of latitudes grows smaller as we move northward or southward. और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं या नीचे जाते हैं, जो ये सर्कल है, जो ये लाइन्स है, जो आपको आगे तरफ दिख रहा है, ये पीछे की तरफ भी है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी होती जा रही है। सबसे छोटा ये कहाँ पे होता है, यहाँ पे नॉर्थ पोल में, और यहाँ पे साउथ पोल में। देखो किसी डिस्टेंस यहाँ पे छोटी बड़ी है, यहाँ पे छोटी 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 ऐसे हुई जा रही है, ठीक है। सो दिस लाइन्स आर डिक्रीजिंग व्हेन यू मूव नॉर्थवर्ड्स और साउथवर्ड्स, एंड द लाइन इक्वेटर लाइन्स इज द बिगेस्ट लाइन, ओके। एंड दिस लाइन these parallels of latitudes, it decreases as you move northwards or southwards, or south pole or north pole. So I hope you have understood until this point.
So these latitudes are expressed in degrees. For example, this equator, as I have told you, it is at 0 degree. Okay, so by convention, the equator is latitude 0 degree, while the latitudes of the two poles are 90 degree north and 90 degree south respectively. This is noted as 90 degree N and 90 degree south. So again, let us make again another earth here, okay, and we'll understand more. So this equator, this is 0, okay, and this is the south pole, sorry, this is the north pole, okay, this is the north pole and this is the south pole, and this is 90 degree, okay, and this is also 90 degree. How? From here you have to count from 0. This is the 0 point, okay, this line is the 0 point, and from here you'll be counting from 1 2 3 and so on till here. When you reach until here, it will be 90 degree, and again from here also 1 2 3 until here it will be 90. So 90 in the front side, it makes 180, isn't it? So 180 plus 180 from the back side, because it is in the back side also, isn't it? So total it will be 360 degree, because a circle, its degree is always, a complete circle is always of a 360 degree, isn't it? So just like that. So here this is 90 degree and 90 degree both respectively, and here will be denoted by letter S and here will be denoted by letter N, okay. So there is a connection between latitudes and climate. So how there is a connection between latitudes and climate, we'll understand that now, okay. Around the equator, the climate is generally hot. See, वहाँ इक्वेटर में जो है क्लाइमेट बहुत गर्म रहता है. क्यों? जैसे कि देखो यहाँ पे जैसे सन है, ठीक है, और ये जो अर्थ है सन के आसपास घूमते रहता है ना, ऐसे 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 घूमेगा, तो जो सन की रेज़ है जो यहाँ पे इस जगह पे सबसे ज़्यादा तेज़ रोशनी देता है और सबसे ज़्यादा गर्मी भी यहीं पे होती है, ये जोन को, ठीक है, इक्वेटोरियल जोन है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी होती है. और जैसे जैसे यहाँ पे नॉर्थ पोल, साउथ पोल में या नॉर्थ पोल में जाती है इसकी रोशनी, वो कम होती जाती है, हीट जो है थोड़ी कम होती जाती है, तो इसलिए यहाँ पे इस एरिया में ठंडी रहती है, बर्फ़ जमी रहती है साउथ पोल और नॉर्थ पोल में, ठीक है. तो हम उसके बारे में आप यहाँ पे पढ़ेंगे थोड़ा बहुत. So it is also called torrid zone. So this equator, okay, this line, okay, from here to till up to 23 degree, okay, let us say here 23 degree and half till this line, these are called what? Torrid zone. Why? Because these are the hottest zone, okay, very hot, both this, from this side also, now north side and south, both side, until 23 and half degree, okay, this is what we call torrid zone. Again on the 23 degree here, this part from 23 degree up to 66 and 5, okay, 66.5 degree north, this is again temperate zone, okay, and here also same, from 23 degree to here, again this will be temperate zone, and this line, this will be last will be frigid, from 66 to 90 here above as well as down, both of this will be frigid point. Why? एज आई हैव जस्ट एक्सप्लेन कि जैसे ही धूप यहाँ पे रहती है, धूप जो है इक्वेटर में ज़्यादा हीट देती है, तो यहाँ पे ज़्यादा गर्मी रहती है, तो यहाँ पे थोड़ी सी कम हो जाती है, टेम्परेचर थोड़ी सी टेम्परेट रहती है. और यहाँ पे ऊपर जाते हुए नॉर्थ पोल में भी और साउथ पोल में क्या होता है, बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, तो यहाँ पे आइस जमी रहती है. यहाँ पे जैसे अंटार्कटिका है ना, यहाँ पे आर्टिक सर्कल है, यहाँ पे अंटार्कटिक सर्कल है, तो यहाँ पे काफ़ी ठंड इसीलिए रहती है, ठीक है. As you travel away from the equator towards one of the two poles, in other words, your latitude increases, the climate becomes more moderate or temperate. तो यहाँ पे क्या है, temperate है, जैसे कि मैंने आपको explain कर दिया है. And again, closer to north or south pole, the climate grows colder or frigid. So when you, आप जैसे नॉर्थ पोल में जाओगे और साउथ पोल में जाते जाओगे, तो क्लाइमेट है कोल्डर होते जाएगा, ठंडी होते जाएगा, ओके, ठंडा होते जाएगा. तो आप इसके बारे में अच्छे से आप साइंस में ज़्यादा और अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है. यहाँ पे जैसे इन्होंने बताया हुआ है, यू विल लर्न इन साइंस वाई दिस इज सो, इसका कॉन्सेप्ट के बारे में आप साइंस में अच्छे से ज़्यादा जानोगे. तो यहाँ पे आपको क्या जानना है, जैसे ये है, यहाँ से ये 90 डिग्री है, 0 से लेके यहाँ तक 90 डिग्री साउथ है, और ऊपर की तरफ नॉर्थ डिग्री है, ठीक है, नॉर्थ है, 90 डिग्री है, और इस 23 डिग्री को हम क्या लाइन बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ओके, जो कि नॉर्थ वाली साइड में है, उसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं. आपके बुक में दिया हुआ नहीं है, तो आप जस्ट ऐसा नॉलेज के लिए ले लीजिए, ठीक है. और जो नीचे है, जो साउथ में है, जो 23 डिग्री एंड हाफ में एग्जैक्टली है, जो टेम्परेट जोन में, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन. और इंडिया इज़ ऑल्सो पासिंग, ओके, इन इंडिया ऑल्सो दिस ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन इज पासिंग, ओके, दिस लाइन.
और जो नीचे साउथ में है जो 66.5 डिग्री में है उसको हम क्या बोलते हैं अंटार्कटिक लाइन, और जो नॉर्थ में है 66.5 डिग्री तो उसको हम क्या बोलते हैं आर्टिक सर्कल। ठीक है, अंटार्कटिक सर्कल और आर्टिक सर्कल। तो ये नेम है इन पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स के। क्या क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर सर, जैसे स्टार्टिंग फ्रॉम नॉर्थ हम क्या क्या बोलेंगे, स्टार्टिंग में क्या है आर्टिक सर्कल है, उसके बाद आता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, फिर इक्वेटर आता है बीच में, उसके बाद आता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, फिर उसके बाद आता है अंटार्कटिक सर्कल। तो ये सारे पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स हैं। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ आया और आपको यहाँ पे ये भी समझ आ गया कि ये क्लाइमेट से कैसे रिलेटेड है ना। जैसे कि आप धूप की किरणों के बारे में, जैसे आप ऊपर ऊपर जाते रहोगे, क्योंकि अर्थ जो है एक जगह पे तो नहीं है, रोटेट कर रहा है, सन के आसपास भी रोटेट कर रहा है। तो जैसे जैसे ये रोटेट करता रहेगा वैसे वैसे इसकी क्लाइमेट में भी, जैसे सन की रोशनी है उसमें भी चेंज आता है। जैसे आप ऊपर की तरफ जाते हो तो ऊपर की तरफ क्या है, नॉर्थ पोल की तरफ ज़्यादा ठंडा है और साउथ पोल की तरफ अगेन ज़्यादा ठंडा है और बीच में ज़्यादा गर्मी है और उसके ऊपर टेम्परेट जोन है। तो इसका इन दिस वे दिस इज़ रिलेटेड विद द climate. I hope it is clear. Okay, you learn in science why this is so and also why we experience different season in the course of a year. तो आप इस पे और डिटेल में आप जब साइंस में अच्छे से पढ़ोगे इसके बारे में। ठीक है, तो ये देखो ये यहाँ पे भी इन्होंने ग्लोब बनाया हुआ है। दिस ग्लोब शोज व्हाट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। सो लॉन्गिट्यूड में हम क्या पढ़ेंगे, मेरिडियंस पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे जो ग्रिड बना हुआ है ना ऐसे प्रॉपरली, ये जो लाइन है देखिए ये छोटा है ना, ऊपर जाके छोटा सा है। यहाँ पे जो इक्वेटर है सबसे बड़ा लाइन है, ये जो रेड कलर का मार्क है इक्वेटर है। तो ये जो लाइंस है ये सारे लाइंस को हम क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड्स बोलते हैं। और ये जो अगेन ऊपर से नीचे तरफ आ रहा है जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, सॉरी वर्टिकल लाइन जो है ऊपर से नीचे आ रहा है, ये लॉन्गिट्यूडनल लाइन है। ठीक है, तो हम इस लॉन्गिट्यूड्स के बारे में हम अब पढ़ेंगे। Longitudes. Imagine now that you travel from North Pole to South Pole by shortest possible line. Observe the globe, you will see that instead of passing through Europe and Africa, you could just as well pass through Asia. The distance would be same. These lines are meridians of longitudes. See here, अगर आपको यहाँ पे आना है यूरोप से नॉर्थ पोल में या साउथ पोल में कहीं भी आपको जाना है, और अगर आपको यूरोप और अफ्रीका पास होते हुए जाना है तो आप क्या कर सकते हो, ये इस दोनों को स्किप करके आप एशिया से भी जा सकते हैं, ये लाइन से, इस लाइन से। ठीक है, तो इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडनल लाइंस, और डिस्टेंस भी सेम रहेगा। तो ये मेरिडियंस है, लॉन्गिट्यूड्स है। ठीक है, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। दे आर ऑल हाफ सर्कल्स रनिंग फ्रॉम वन पोल टू अनदर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम बना लेते हैं अपना एक अर्थ। ठीक है, यहाँ पे स्लाइटली फ्लैटन है, यहाँ पे भी फ्लैटन है। तो ये जो लाइन है जो ऐसे आती है ये, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल लाइंस, लॉन्ग लाइंस। ओके, और ये जो ऐसे बनती है ये क्या बोलती है, ये लैटिट्यूडनल लाइंस। तो ये देखिए देखने में क्या लग रहा है, ग्रिड लग रहा है कि नहीं। तो ऐसे ही ग्रिड आपको यहाँ पे ग्लोब में पता लग रहा होगा, दिख रहा होगा ऐसे, देखिए छोटे छोटे ग्रिड्स जो बने हुए। तो एग्जैक्टली इन ग्रिड्स की मदद से हम एग्जैक्टली जानेंगे कि कौन सी जगह कहाँ पे हम एग्जैक्टली लोकेट करेंगे। ठीक है, जैसे कि हमने चेस बोर्ड पे लोकेट किया था अच्छे से। So you will also learn in science that the earth spins on its axis. अर्थ जो है अपने आप में भी वो घूम रहा है। ठीक है, अपने आप में भी घूम रहा है। एक कंप्लीट रोटेशन कितना टाइम लेता है, 24 आवर्स, isn't it? एक 24 आवर्स लेता है। टू कंप्लीट वन रोटेशन अर्थ टेक्स 24 आवर्स, दैट इज़ वन फुल डे, isn't it? एंड दैट इज़ ऑल्सो नॉन एज व्हाट, अर्थ डे। इसको हम अर्थ डे भी बोलते हैं। तो इस पे क्या होता है कि अपने आप ने अपनी एग्जिस्ट में रोटेट करना, रोटेट भी हो रहा है, साथ साथ रिवॉल्व भी हो रहा है। किसके, सन के। यहाँ पे सन है, ठीक है, तो ये रिवॉल्व भी कर रहा है और रोटेट भी कर रहा है। सन के आसपास घूमने का मतलब रिवोल्यूशन, और अपने एग्जिस्ट में घूमते हुए जाना, जैसे घूम के यहाँ पे पहुँचेगा, फिर यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रोटेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आप अच्छी तरह से और आपके साइंस के बुक में पढ़ोगे। तो यहाँ पे इन्होंने एक एक्टिविटी भी दी हुई है कि चलो हम उस एक्टिविटी को पढ़ लेते हैं कैसे और अपना के देखते हैं। To put it simple, let's place a desk lamp a little away from our globe, focused on it, and imagine that this is the sun illuminating the earth. Slowly rotating the globe eastward, we can note that for some places of the earth it is morning, while for other it is midday, evening or night.
When it's breakfast time in one country, it's lunch time in another, and in a third country people are fast asleep. See, this is why there is a difference of time. Okay, देखो ये जो अर्थ की रेवोल्यूशन है, इसके कारण रोटेशन और जो रेवोल्यूशन है, इसके कारण हर जगह पे अगर एक जगह दिन है तो जैसे अमेरिका में रात है तो इंडिया में क्या होती है, इंडिया में दिन होती है। वो कैसे, देखो ये जैसे सन है, हम छोटा सा बना लेते हैं और ये अर्थ है, ठीक है। जैसे जैसे ये घूमेगा, यहाँ पे सन तो नहीं घूमेगा, अर्थ घूमेगा। जैसे जैसे ये घूमेगा यहाँ पे थोड़ा आएगा, इसकी पोजीशन थोड़ी चेंज होगी, तो क्या होगा, ये लाइट जो यहाँ पे जो ऐसे लाइट आ रही थी, यहाँ पे जब आएगी तो यहाँ पे कम रोशनी जाएगी, ठीक है, बैक साइड में। तो ये जैसे यहाँ पे रोशनी आ रही है तो बैक साइड पे नहीं आ रही, तो ये क्या होगा, इस साइड में क्या होगा, नाइट होगा, और इस साइड में डे होगा। तो ऐसे क्या होता है, जैसे किसी डे में मिड डे होगा, या किसी में इवनिंग होगा, किसी कंट्री में, किसी में नाइट होगा। तो ये सब रोटेशन और रेवोल्यूशन के कारण है, ठीक है। So that is why by measuring the longitude of a place, we will also be measuring the time of that place. So हम क्या करेंगे, टाइम को हम मेज़र करेंगे लॉन्गिट्यूडनल लाइन्स के मदद से। तो हम इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे देखते हैं। To measure longitudes, we need to define reference point called the prime meridian. So अब हम इस प्राइम मेरिडियन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। हमें एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए होता है मेज़र लॉन्गिट्यूड मेज़र्स करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम प्राइम मेरिडियन, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ग्रीनविच मेरिडियन बिकॉज इन द ईयर 1884 some nations decided that the meridian passing through the Greenwich, an area of London in England, would become the international standard for prime meridian. It is marked as 0 longitudes. So आपके यहाँ पे बुक पे दिया हुआ है, हम पहले इस ग्रीनविच वाले मैप पे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम अच्छे से इसको जानेंगे, ठीक है। यहाँ पे और यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, इस पोजीशन को 0 मार्क किया हुआ है। देखो लॉन्गिट्यूडनल लाइन्स, जैसे ये सीधी लाइन जो है ये लॉन्गिट्यूडनल लाइन्स है, ठीक है। तो ये ग्रीन लाइन, ये यहाँ पे 0, ओके, यहाँ से 0 किया हुआ है। और हमारा इंडिया कहाँ पे है, वहाँ पे ये देखो, यहाँ पे इंडिया, ठीक है। तो इस पोजीशन को इन्होंने क्यों 0 लिया हुआ है, क्योंकि एक वर्ल्ड के एक स्टैंडर्ड टाइम लेने के लिए, क्योंकि हर जगह पे वरना डिफरेंट टाइम जोन्स होगा, डिफरेंट टाइम होगा। तो एक स्टैंडर्ड टाइम लेने के लिए इन्होंने क्या किया है, एक लाइन लिया है, एक प्राइम मेरिडियन। तो ये जो बीच वाली लाइन है, इसको हम क्या बोलेंगे, प्राइम मेरिडियन, जो बीचों बीच कटी हुई है, ठीक है। जैसे इक्वेटर बीचों बीच कटी हुई है, वैसे ये भी बीचों बीच कटी हुई है। इक्वेटर हॉरिजॉन्टली कटी हुई है ऐसे, और ये वर्टिकली कटी हुई है, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल लाइंस। सो इक्वेटर के ये लॉन्गिट्यूड प्राइम मेरिडियन के जितने भी इतने हैं, यहाँ पे एक और, अगर यहाँ पे 12 बज रहे हैं तो यहाँ पे 1 बजेंगे, यहाँ पे 2 बजेंगे, और ये सारे 15 डिग्री के लॉन्गिट्यूड से सारे ग्रिड्स, एक एक ग्रिड्स कितने डिग्री के, 15 डिग्री के लॉन्गिट्यूड्स के हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 12 बज रहा है तो इस एरिया में कितना बजेगा, +3 घंटे और लगा लो, +3, इसलिए यहाँ पे +3 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 3 बजेगा। तो यहाँ पे आप -3 लगा लो, यहाँ पे 12 बजे तो यहाँ पे 11 बजेगा, यहाँ पे 10 बजेगा, यहाँ पे 9 बजेगा, ऐसे करके इन्होंने एक रेफरेंस पॉइंट लिया हुआ है, ठीक है। तो इंडिया देखो, इंडिया 5 घंटे 5 और ऑलमोस्ट यहाँ पे इंडिया का लाइन जो है यहाँ पे है, लॉन्गिट्यूडनल लाइन, यहाँ पे एक स्टैंडर्ड टाइम जो है यहाँ से इस लाइन पे लिया हुआ है, तो 5.5 घंटे का फ़र्क है यहाँ इस साइड ग्रीनविच से, ठीक है, 0 से यहाँ तक। तो ऐसे एक लॉन्गिट्यूडनल रेफरेंस लिया हुआ है, जिसको 0 डिग्री को हम क्या बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन, ठीक है। जैसे उस पर लैटिट्यूड्स को हमने क्या बोला, 0 डिग्री को इक्वेटर, तो वैसे लॉन्गिट्यूड के 0 डिग्री को हम क्या बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन, ठीक है। So just as longitude is measure of the distance from the equator if you travel towards one of the pole, जैसे कि लैटिट्यूड हम मेज़र करते हैं, जैसे इक्वेटर, जैसे नॉर्थ पोल जाना है या साउथ पोल जाना है, जैसे इक्वेटर एक 0 रेफरेंस है, वैसे ही लॉन्गिट्यूड भी एक मेज़र है, डिस्टेंस फ्रॉम प्राइम मेरिडियन इफ़ यू ट्रैवल अलॉन्ग द इक्वेटर। सो लॉन्गिट्यूड टू इज़ मेजर्ड इन डिग्रीज, तो इस लॉन्गिट्यूड को भी हम डिग्रीज में मेजर करते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 0, तो वेस्ट वर्ड और ईस्ट वर्ड। चलो यहाँ पे हम एक और अर्थ बना लेते हैं, इसको हम इक्वेटर बनाते हैं, ये 0 डिग्री है, तो यहाँ पे बीचों बीच एक और लाइन है, इसको भी हम 0 डिग्री देंगे, ये भी 0 डिग्री है, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, प्राइम मेरिडियन। तो ये जो लाइन है, ये ऐसे जो ये लाइन जाती है, ठीक है, इसको भी हम 0 के नाम से देंगे, ठीक है, 0 डिग्री है। तो ये जाएगा ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ से जाएगा ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, वेस्ट से लेके ईस्ट तक, जैसे यहाँ से यहाँ तक ईस्ट तक। तो
westward और eastward. It increases in value from 0 to 1. तो जैसे ये 0 है, जैसे यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 6 है, वहाँ यहाँ तक 180 और यहाँ से भी 0 से यहाँ तक लेके 180. तो 180 कितना होगा, एक पूरी सर्कल, ये जब 180 यहाँ से यहाँ तक फ्रंट में आपको सिर्फ 90 दिखेगा, बैक साइड की 90 और बैक साइड की 90 प्लस करके ऑल टुगेदर कितना होगा 360 डिग्री. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये कैसे हुआ. तो 0 to 180 विद द लेटर W और E. तो यहाँ पे जैसे हमने नॉट को S N और S से डिनोट किया था, यहाँ पे हम क्या डिनोट करेंगे, W और S से डिनोट करेंगे. ठीक है. तो फॉर इंस्टेंस, फॉर एग्जांपल, यूजिंग राउंड फिगर्स, न्यूयॉर्क लॉन्गिट्यूड इज 74 वेस्ट while Delhi is 77 east and Tokyo is 140 डिग्री ईस्ट. सो अप्रॉक्सीमेटली ये दोनों एक लॉन्गिट्यूड दिया हुआ है कि यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि न्यूयॉर्क जो है कहाँ पे, कौन सी डिग्री पे है, लॉन्गिट्यूड के वेस्टर्न साइड में 74 डिग्री, और दिल्ली जो ईस्टर्न साइड में, इस साइड में दिल्ली इस साइड है और न्यूयॉर्क इस साइड वेस्टर्न साइड में है. ठीक है. सपोज़ यहाँ पे ये है, तो ये हम जैसे ड्रॉ कर लेते हैं, ये इक्वेटर है, ये प्राइम मेरिडियन. तो ये ईस्टर्न साइड है, ये वेस्टर्न साइड है. जो ये न्यूयॉर्क है जो वेस्टर्न साइड में है और ये ईस्टर्न साइड में. दिल्ली जो है 77 ईस्ट में है, यहाँ पे 77 ईस्ट में और ये 74 वेस्ट में है. तो और टोक्यो जो है 140 ईस्ट में, इधर वाली साइड ईस्ट साइड में है, कौन सी लॉन्गिट्यूड में 140 डिग्री. तो ऐसे हम लोकेट कर सकते हैं प्लेसेस को एग्जैक्टली किस चीज़ की मदद से, लॉन्गिट्यूड की मदद से और लैटिट्यूड की मदद से भी, दोनों की मदद से. और लॉन्गिट्यूड की मदद से हम एक और चीज़ करते हैं, क्या करते हैं, टाइम. हम टाइम का एक टाइम के लिए हमने स्टैंडर्ड टाइम लिया हुआ है. ये जो प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री क्यों है, क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड टाइम है. ये यहाँ कहाँ से जाता है, ये ग्रीनविच से जाता है. ये कौन सी जगह पे, इंग्लैंड पे, लंदन इन इंग्लैंड. ओके, एरिया ऑफ लंदन इन इंग्लैंड, ताकि हम टाइम को अच्छे से मेज़र कर सके, एक वर्ल्ड टाइम हो सके. ओके, इंटरनेशनल टाइम. तो वैसे ही कंट्री का भी अपना होता है. जैसे इंडिया में हमने बस एक ही टाइम अपनाया हुआ है, लेकिन बहुत फ़र्क रहता है ईस्ट से वेस्ट पे. ठीक है. तो उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे. जैसे कि रशिया में है, उनके टाइम जोन्स बहुत ज़्यादा है. क्यों, क्योंकि उनकी कंट्री बहुत बड़ी है, तो उनके लिए इम्पॉसिबल है सिर्फ एक ही टाइम जोन को लेना. तो उस बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे. तो इन सब चीज़ किसके मदद से होता है, लॉन्गिट्यूड्स की मदद से होता है. तो आपको लॉन्गिट्यूड्स पर समझ आ गया होगा. ठीक है. As you can see on the globe of meridians of longitude, 180 डिग्री वेस्ट एंड 180 डिग्री ईस्ट आर द सेम लॉन्गिट्यूड. देखो जैसे ही हम ऐसे कर देंगे, ठीक है, एक और अर्थ बना लेते हैं हम. तो देखो हमने बहुत सारे अर्थ बना लिया है कि नहीं. तो यहाँ पे क्या होगा, ये इस साइड ये यहाँ पे 0 होगा बीच में, और इस साइड भी जैसे 0 से लेके यहाँ तक 180 होगा. यहाँ पीछे की तरफ जो हमें दिख नहीं रहा है, ठीक है, यहाँ से भी पीछे की तरफ 180 होगा. जो यहाँ से 0 से जो 180 जाएगा और यहाँ से जो 180 जाएगा, ये सेम लाइन होगा, ये एक ही लाइन होगा. ठीक है. उसी बारे में यहाँ पे दिया हुआ है. तो हम उसको सिर्फ 180 डिग्री बोलेंगे, वेस्ट और ईस्ट नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो ना तो वेस्ट है ना तो ईस्ट है, वो बीचों बीच है. ठीक है. So latitude and longitudes together are two coordinates of a place. So together ये latitude और longitude, ये longitude है और ये latitude है. तो ये क्या बन गए, coordinates बन गए. कैसे, ग्रिड की तरह, है कि नहीं, जस्ट ग्रिड्स की तरह. तो इनके मदद से हम places को locate करते हैं. तो with them we are now able to locate any place on the earth. You can now understand a statement such as Delhi lies at 29 degree नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 77 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड. तो आपको समझ आया है क्या है, लैटिट्यूड में जो है ये 0 तो इक्वेटर है, तो इक्वेटर से ऊपर, ओके, नॉर्थ बोला हुआ है, तो ऊपर की तरफ जब आप 29 में पहुंचोगे तो 29 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में, और लॉन्गिट्यूड कितना है वहाँ पे, कौन से लॉन्गिट्यूडनल लाइन में होगा, 77 ईस्ट साइड, ईस्टर्न साइड. तो ईस्ट इधर वाली साइड होगा. तो एग्जैक्टली हम इस तरीके से लोकेशन को मेज़र कर सकते हैं. ठीक है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. सो दिस वैल्यूज़ आर राउंडेड ऑफ, नॉट एग्जैक्ट. तो ये जो है राउंड है, थोड़ा एग्जैक्टली नहीं है, थोड़ा सा ऊपर नीचे है, लेकिन इसी के बीचों बीच में है. ठीक है, इसी के आसपास है. सो 1.3 वो जो पेज नंबर 15 में है, shows the parallels of latitudes and meridians of longitude together on the globe as a blue line, and all these line together constitute a grid for the globe. They are also called grid line. जो मैंने आपको बताया, जो लाइन है जो आपके फिगर 1.3 में दिया हुआ है, चलो वहाँ पे चलते हैं.
उस लाइन को हम ग्रिड लाइन बोलते हैं। जो ब्लू लाइन में देखो, जैसे आपको मैंने पहले ही समझाया था, ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, ठीक है, ये इधर भी है और इधर भी, ये सारे क्या बन रहे हैं, ग्रिड जैसा बन रहा है, ठीक है, इसलिए ये ग्रिड। और ये लाइन सच में है नहीं, ठीक है, ये बस एक इमेजिनरी लाइन है, एक बनाया हुआ लाइन है, ताकि हम जगह को अच्छे से लोकेट कर सकें और टाइमिंग अच्छे से बना सकें, ठीक है। तो these are only imaginary line, they doesn't exist, okay, they doesn't exist practically, they are not there, only imaginary line, so that it will be easier for us to understand more, okay, precisely. So those lines together they make a grid, isn't it? So that is why they are also known as grid lines. Okay, so this, let's explore. This is your homework. You locate down, okay, you see on the map, okay, open up a map, especially if you have a globe, you open up a globe, and from there you try to locate Mumbai, Kolkata and Singapore latitude and longitudinal lines. So this is your homework and comment me in the comment section. तो आप इसको locate करोगे इन तीनों जगह को और comment में लिखोगे, ठीक है, कहाँ पे, कौन से latitude में और कितने longitude की दूस पे है। तो यहाँ पे देखो ये स्केच, इस फिगर को हम समझते हैं एक और बार, जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है अभी, ठीक है, एक रिवीजन के तौर पे इसको हम समझ लेते हैं अभी। दिस स्केच शोज द प्राइम मेरिडियन, ये देखो ये प्राइम मेरिडियन है जो बीच में ये है, ठीक है, डिवाइड्स द अर्थ इनटू वेस्टर्न एंड ईस्टर्न। देखो ये प्राइम मेरिडियन जो है अर्थ को वेस्टर्न और ईस्टर्न दो हिस्सों में बांट लेता है, वेस्टर्न साइड में और ईस्टर्न साइड में। वेस्टर्न साइड को हम क्या बोलते हैं, वेस्टर्न हेमिस्फीयर और ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। और while the equator divides it into northern and southern hemisphere, जो इक्वेटर है जो बीच में है, यहाँ पे येलो लाइन जो ये बीच में ऐसा लाइन है, ये भी दो हिस्सों में अर्थ को डिवाइड कर लेता है, जैसे हाफ सर्कल है, यहाँ पे देखो हाफ बॉल, इजंट इट, हाफ बॉल है, यहाँ पे भी हाफ है, यहाँ पे भी हाफ है, तो ये चार पार्ट्स हो गए, चार टुकड़े के टाइप में। तो इसको हम क्या बोलेंगे, या ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ऊपर वाले हिस्से को, नीचे वाले हिस्से को साउदर्न हेमिस्फीयर। तो इसके बारे में हमने अभी अच्छे से पढ़ लिया। जो आपको यहाँ पे ग्रिड्स लाइन दिख रही है, लैटिट्यूडनल लाइंस और लॉन्गिट्यूडनल लाइंस हैं, ठीक है। तो ये था आपके लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में। चलो एक और चीज़ हम पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसके बाद हम टाइम के बारे में भी देखेंगे, ठीक है, टाइम के बारे में भी हम अच्छे से अभी यहाँ पे देखेंगे, अंडरस्टैंडिंग टाइम जोन्स। तो उससे पहले हम ये बॉक्स में जो दिया हुआ है इसको देखते हैं। जैसे कि हमने ग्रीनविच एक मेरिडियन लिया हुआ है, ठीक है, तो उस बारे में हम देखेंगे। The Greenwich meridian is not the first prime meridian. There was others in the past. जो पहले, जो सिर्फ जो ग्रीनविच है ये बहुत बाद में लिया हुआ है, पहले नहीं होता था, ठीक है, जो पहले दूसरे चीज़ों को इन्होंने लिया हुआ था। जैसे कि एग्जांपल इंडिया ने अपना एक लिया हुआ था। इनफैक्ट many centuries before Europe, India had a prime meridian of its own. See, इंडिया ने बहुत पहले जो एस्ट्रोनॉमर्स है इंडिया के, तब के टाइम के बहुत साल पहले, देखो इंडिया कितना एडवांस था तब से, उनको इस चीज़ों के बारे में पता था, तो इन्होंने एक अपना प्राइम मेरिडियन बनाया हुआ था इंडिया में ही, अपने ही कंट्री में, ठीक है। तो वो कहाँ पे था देखते हैं। इट वॉज कॉल्ड मध्य रेखा। सी, मध्य, बीच में, मध्य मीन्स बीच, है कि नहीं, मध्य रेखा, रेखा मीन्स लाइन, इजंट इट, मिडल लाइन। सो एंड पासेस थ्रू द सिटी ऑफ उज्जैनी, टुडे उज्जैन, जो उज्जैन सिटी है आज, वहाँ से पास किया हुआ था, वहाँ पे इन्होंने पास किया हुआ था, विच वॉज रेप्यूटेड सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी ओवर मेनी सेंचुरीज। सो वराहमिहिर, ए फेमस एस्ट्रोनॉमर, लिव्ड एंड वर्क देयर सम 1500 ईयर्स अगो। ये करीब 1500 साल पुरानी बात है, ठीक है, कि इंडिया को अब पहले से ही पता था ये रेखाओं के बारे में, लैटिट्यूड्स के बारे में, लाइंस के बारे में। तो उन्होंने अपने कंट्री में एक प्राइम मेरिडियन बनाया हुआ था, ठीक है, अपने कंट्री में, अपने कंट्री के नाम, टाइम और प्लेसेस को लोकेट करने के लिए। तो इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स वर अवेयर ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स इंक्लूडिंग द नीड फॉर जीरो और प्राइम मेरिडियन। दे वर ऑलरेडी अवेयर, ओके, वो इतने नॉलेजेबल थे। So the Ujjaini meridians become a reference for calculation in all Indian astronomical texts. So जब ये एस्ट्रोनॉमी अब पढ़ते थे, सन के बारे में, मून के बारे में, अर्थ के बारे में, कॉन्स्टलेशन के बारे में, ठीक है, ये सब ये पढ़ते थे, तब उन्होंने क्या एक रेफरेंस पॉइंट बनाया था। कहाँ पे बनाया था? उज्जैनी में बनाया था, जो कि अभी प्रेजेंटली कहाँ पे, उज्जैन में है, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन करने के लिए एक रेफरेंस पॉइंट बनाया हुआ था, तो अपनी स्टडी करने के लिए। तो यहाँ पे हम देखेंगे, मैप पे दिया हुआ है, ठीक है। The map shows a few ancient Indian cities close to Ujjaini meridian. Some are very close to it while others are little away. This is because measuring longitude requires an accurate timekeeping which was not precise then as it is today. आज के दिन में क्या है, precisely, बहुत precisely है, ठीक है, लेकिन तब इतना precisely नहीं हो पाता था।
तो इन्होंने एक रेफरेंस लिया हुआ था। देखो पहले इंडिया ऐसा हुआ करता था, अभी जो जितना कि अभी एक्यूरेटली हम प्रिसाइसली हम बोल सकते हैं कि चलो ये जगह इस लैटिट्यूडनल लाइन में और इस लॉन्गिट्यूडनल लाइन में, तब के टाइम में इतना प्रिसाइज नहीं होता था। फिर भी देखो तब के टाइम में भी इन्होंने क्या किया, एक लाइन लिया, एक रेफरेंस पॉइंट लिया, ये उज्जैनी में यहाँ पे, ठीक है। ये जो लाइन आपकी ग्रिड लाइन जो बनी हुई है, ये वाली लाइन, ठीक है। तो तब जैसे दिल्ली यहाँ पे है, कोलकाता है, ठीक है। ये मैप हुआ करता था इंडिया का पहले, सब कंटिनेंट, ओके, सब कंटिनेंट्स विद इंक्लूडिंग द सब कंटिनेंट्स ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे ऐसा मैप हुआ करता था। तो यहाँ पे इन्होंने एक लाइन लिया हुआ था बेंगलोर की तरफ से, बेंगलोर की तरफ भी ये टच करके आ रहा है, इज़न्ट इट। तो ये जो है, ये ऐसे मार्क जो है, ये एंशियंट सिटी है और ये मॉडर्न सिटी जो ब्लैक स्क्वायर में है, ये मॉडर्न सिटी है। जैसे दिल्ली है, कोलकाता है, मुंबई है, चेन्नई है, बेंगलुरु है, ये मॉडर्न सिटी है कि नहीं। और ये जो पहली वाली कुमारी, ओके, जो कन्याकुमारी को बोलते थे, कुरुक्षेत्र, ओके, रोहतक, तो ये उज्जैनी जो उज्जैन को बोलते थे, तो ये महाराष्ट्र, ओके, महिष्मती। तो ऐसे ये एंशिएंट सिटीज़, तो ऐसे करके इन्होंने एक रेफरेंस लिया हुआ था तब के टाइम में भी, इंडिया में भी, ठीक है। तो हम अब देखते हैं और एक मैप हम यहाँ पे जानने की कोशिश करते हैं कि इंडिया की लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड कहाँ तक है, ठीक है। तो दिस मैप पब्लिश्ड बाय द सर्वे ऑफ इंडिया शोज द कंट्रीज आउटलाइन along with a few parallels of latitudes and meridians of longitude. So India has latitudinal extent approximately, approx है, ठीक है, from 8 डिग्री नॉर्थ, यहाँ पे देखो नॉर्थ 8 डिग्री नॉर्थ कहाँ पे, तो इक्वेटर के जस्ट अबव में 8 डिग्री में ही स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो 8 डिग्री है, ये 10 डिग्री है, तो यहाँ पे ये इंडिया तो यहाँ पे है, तो 8 डिग्री नॉर्थ अप्रोक्सीमेटली, ओके, लैटिट्यूडनल लाइन 8 डिग्री टू 37 डिग्री नॉर्थ। तो यहाँ पे हम जाते हैं, तो ये रहा 30, तो ये एक कंप्लीट यहाँ पे 40 होगा। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, इस रेफरेंस को 37 ले लिया, ठीक है, 37 डिग्री नॉर्थ। एंड लॉन्गिट्यूड्स फ्रॉम अप्रॉक्सीमेटली 68 डिग्री ईस्ट टू 97। तो यहाँ पे देखते हैं 68 कैसे, देखो ये 70 है तो यहाँ पे भी है ना, तो इसलिए यहाँ पे 68 डिग्री इन्होंने ले लिया। कहाँ पे तक, ये यहाँ तक, ये 100 है, ये 90 है, तो यहाँ पे 97 इन्होंने अप्रोक्सीमेट कर दिया, यहाँ पे 97 लॉन्गिट्यूड। सो 68 टू 97 लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड कहाँ से कहाँ तक, 8 डिग्री से लेके 37 डिग्री तक। ये 8 डिग्री से यहाँ से लेके यहाँ तक लैटिट्यूडनल, और यहाँ से लेके यहाँ तक वेस्ट से लेके ईस्ट तक लॉन्गिट्यूडनल। इतने एक्सटेंट पे इंडिया फैला हुआ है, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। सो नेक्स्ट लेट अस सी अबाउट द time zone, okay, understanding time zones. Let's make the globe rotate again. Chalo, again west to east. Globe rotates from where? West to east, okay. So that is how our planet spins around its axis, making a full turn every 24 hours. So one rotation it will take 24 hours. एक complete rotation को कितना hours लगता है? 24 hours. So a full turn is 360 degree. एक full turn में 360 degree होता है. That means 15 degree per hour. तो 1 hour equal to 15 degree, okay. तो as we have 360, so 1 hour equal to 360, okay. So यहाँ पे हमने इसको कैसे निकाला, 360 divided by 24, तो 15, okay. तो 1 hour equal to 15 degree. So here 15 into 24 is 360, okay. तो ऐसे ही हमने इसको निकाला डिवाइड करके. So let us now mark the meridians of longitude every 15 degree moving eastward from the prime meridian. We get 0, 15 degree east, 30 degree, 45 degree and so on, and 15 degree up to 180 degree. It is the same as adding 1 hour of local time with each meridian. तो 1 hour देखो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, लोकल टाइम के हिसाब से हम 1 hour मार्क करते जाएंगे यहाँ पे. तो it is same as adding 1 hour of local time with each meridian. If it is 12 p.m. or noon at Greenwich, it is 1 p.m. or local time at 15 degree east, 2 p.m. at 30 degree east and so on. जैसे कि मैंने पहले भी बोला था, ये जो ग्रीनविच है ये लॉन्गिट्यूडनल प्राइम मेरिडियन है, तो ये ग्रीनविच है, यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे 12 अगर बज रहे हैं तो 15 डिग्री में क्या होगा, 1, 30 डिग्री में 2, 45 डिग्री में 3. तो ऐसे यहाँ पे फिर माइनस, यहाँ पे 11, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 9. तो 15 डिग्री वेस्ट साइड में माइनस करना है और ईस्ट साइड में प्लस करते जाना है, ठीक है. तो ये हमने कर लिया है. बट गोइंग वेस्टवर्ड इट इज़ अदर वे. 11 AM लोकल टाइम एट द वेस्ट 50 डिग्री वेस्ट 10 AM एंड 30 डिग्री वेस्ट. ऐसे यहाँ पे माइनस करते जाएंगे, यहाँ पे प्लस करते जाएंगे, ठीक है. तो ये टाइम के बारे में है यहाँ पे. तो एक और चीज़ हम समझ लेते हैं.
Two friends, one sitting in Porbandar, Gujarat, and the other in Tinsukia, Assam. See, Gujarat is, we'll come back to the map and we'll say again, okay. Gujarat and Tinsukia, Assam are speaking on the phone late afternoon. The latter remarks that the sun has set in Assam and it is now dark. The former is surprised and says, but it is still full daylight here. Explain why. See, ये कैसे हुआ? जैसे दो फ्रेंड्स है, एक कहाँ से, पोरबंदर गुजरात से, और दूसरा कहाँ से, असम से, तिनसुकिया से. तो ये दोनों आपस में फ़ोन में बात कर रहे थे, ठीक है. तो इसने असम वाले ने क्या बोला, देखो गुजरात यहाँ पे है, हाँ यहाँ पे है, यहाँ इस एरिया में, और असम इस एरिया में है. तो यहाँ से यहाँ तक का एक्सटेंड देखो, लॉन्गिट्यूड, यहाँ पे लाइंस भी तो है, तो यहाँ पे एक स्टैंडर्ड लाइन लिया गया है, यहाँ पे एक बीचों बीच एक लाइन है, एक स्टैंडर्ड लाइन लिया हुआ है. तो उसी टाइम के हिसाब से इंडिया में चलता है सब कुछ, ठीक है. लेकिन उस टाइम के हिसाब से अगर चलता है, लेकिन सन तो उस टाइम के हिसाब से नहीं चलता. तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पहले ही राइस हो जाता है, ये ईस्टर्न साइड है, तो यहाँ से पहले ही, अगर पहले अर्ली राइस होता है तो जल्दी राइस जल्दी सेट भी हो जाता है नहीं. द सन इज़ राइजिंग अर्ली इन द ईस्ट एज वेल एज सेटिंग in the west, isn't it? Setting also. So if sun is rising at 5 a.m. in the east, then it will rise here around 6:45. Almost 1 hour and 45 hours difference is there from here to here. That's why द फ्रेंड हियर, जो दोस्त था, जो गुजरात से था, जो आसाम में बात कर रहा था, वो क्या हो गया था, सरप्राइज़ हो रहा था, क्योंकि आसाम में ऑलरेडी शाम हो चुकी थी, लेकिन यहाँ पे नहीं हुई थी, क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट 2 घंटे का फ़र्क है. तो इसीलिए ये लॉन्गिट्यूडनल लाइंस इंपॉर्टेंट है. लेकिन इंडिया में हमने क्या किया है, एक ही टाइम जोन को अपनाया हुआ है. क्यों एक ही टाइम जोन को अपनाया हुआ है? क्योंकि फिर गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि रेलवे टिकट्स बुक करने में, ये सब कुछ करने में, टाइमिंग्स में, ऑफिस टाइमिंग में, एग्ज़ाम्स के टाइम में, तो इन सब को ध्यान रखते हुए क्या किया है, एक ही लोकल टाइम लिया हुआ है, जो कि सब पे लागू है. लेकिन डे लाइट जो है, जो सन की लाइट है, वो तो अलग है. जैसे यहाँ पे 2 घंटे पहले ही सन राइज कर लेता है, यहाँ पे 2 घंटे बाद राइज करता है, ठीक है. तो दैट्स वाई द फ्रेंड वॉज सरप्राइज. तो आपको पता चल गया ना क्यों वो फ्रेंड जो है सरप्राइज हो गया. देखो, एक्सप्लेन वाई मैंने एक्सप्लेन कर लिया है, ठीक है. एज एन क्लास एक्टिविटी, कैलकुलेट द डिफरेंस इन लोकल टाइम बिटवीन दिस 2 सिटीज़. तो हिंट इन्होंने दिया हुआ है, लॉन्गिट्यूडनल बिटवीन पोरबंदर एंड इज़ 30 डिग्री. तो 30 डिग्री मतलब 15 डिग्री मीन्स 1 आवर, मीन्स 30 डिग्री मीन्स 2 आवर्स. सो ऑलमोस्ट 2 आवर्स डिफरेंस इज देयर, इजंट इट. तो हमने इसको ऑलरेडी कर लिया. चलो, the same method can be used to calculate the local time of any place on the earth, but it would not be convenient for a country to use many local times. That is why most countries adopt a standard time. इसीलिए हमने एक standard time adopt किया, जो कि मैंने आपको already explain कर दिया है कि इंडिया में भी एक standard time adopt किया हुआ है, ठीक है. Based on the meridian passing through them. So Indian Standard Time IST is 5 hours and 30 minutes, also 5.5 hours ahead. Okay, why ahead? Because India is in the eastern hemisphere, okay, ahead of the local time at Greenwich, called Greenwich mean time, GMT, okay. So ahead, India is ahead how many hour? 5.5 hour, okay. Why it is ahead? Because it is in the eastern side. So all these standard times are organized in time zones, which broadly follow the zone of 15 degree in the graph. But let us consider the world map below. We can see that the lines dividing the time zones are not fully straight. This is because they have to respect each other's country's standard time and therefore tend to follow international borders. लेकिन जब भी हम ये लाइंस को फॉलो करते हैं, ये टाइम को फॉलो करते हैं, लेकिन वो लाइंस जो एग्जैक्टली तो पास नहीं होता, लेकिन हम उसको एक मेंटेन रखते हैं, लोकल टाइम को मेंटेन करते हैं. क्यों? ताकि हम टाइमिंग को मतलब एक दूसरे कंट्री के स्टैंडर्ड टाइम को हम रिस्पेक्ट करें, ठीक है. रेस्पेक्टिंग ईच अदर्स कंट्री स्टैंडर्ड टाइम. So the numbers written inside some countries are the numbers of hours to be added to GMT to get their standard time if they have a positive sign, or subtracted from GMT if they have a negative sign. जो हमने पहले ही कर लिया है, यहाँ पे देखो हमने ऑलरेडी कर लिया है. तो यहाँ पे जो इस साइड जो पॉजिटिव साइन मतलब प्लस करते जाओगे और इस साइड जो है माइनस करते जाओगे. तो यहाँ पे क्या है, देखो ये ग्रीनविच है, तो यूके एग्जैक्टली 0 में है. देखो यहाँ पे इंग्लैंड की जो ग्रीनविच है उसको हमने लिया हुआ है, तो यहाँ पे हम प्लस करते जाएंगे. रशिया कितना अहेड है, देखो रशिया तो देखो 130, 45, 60, 75, 80, ऑलमोस्ट 80 मतलब 80 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स में फैला हुआ है. दैट्स वाई दे हैव अडॉप्टेड मेनी टाइम जोन्स. इट इज़ impossible for them to connect to stick to only one time zone, okay. जैसे India is very small from here to here, 2 to 3 grids, isn't it? So that's why only 2 hours of difference is there. But here
almost 1 hour, 2 hour, 3 hour, 4 hour, 5 hour, 6 hour, 7 hours. 7 hours of difference is there. That's why they have adopted more than one time zones. Okay. See, from the above explanation, it seems as if every country has one standard time. That is not always the case. Some countries like Russia, which I've just explained, मैंने आपको बता दिया ना, Russia, Canada और USA are very large to have a single time zone. तो USA have how many time zone? USA में कितने time zone है? 6 time zones है. Okay, 6 time zones है. Why? क्यों? क्योंकि US बहुत एक बड़ी कंट्री है. ठीक है. और रशिया में 11 टाइम जोन्स हैं. ट्रैवलिंग अक्रॉस रशिया फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट यू विल नीड टू रीएडजस्ट योर वॉच 10 टाइम्स टू अलाइन विद द लोकल टाइम. अदरवाइज आपको लोकल टाइम एग्जैक्टली मिलेगा नहीं. ठीक है. सिमिलरली द ग्लोब in one figure 1.9 centered on India shows the standard time with respect to GMT for a few countries. So finally the prime meridian was fixed at Greenwich. The opposite line approximately 180 degree longitude is also called international date time. तो जो opposite line है 180 डिग्री exactly जो opposite जो front side जो Greenwich है जो उसके back side में है. ठीक है. तो उसको हमने क्या नाम दिया हुआ है? International date time. ठीक है. तो as you can see on the map, the plus 12 and the minus 12 zone touch each other at this line. If you cross these by ship or plane, you need to change the date in your watch. क्योंकि date change होगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो वो पीछे रहेगा, ये आगे रहेगा. जो प्लस वाली साइड है वो आगे रहेगा, जो माइनस वाली साइड है वो पीछे रहेगा. So if you cross it traveling eastward, you have to subtract a day. से फ्रॉम मंडे टू संडे. अगर मंडे हो गया तो आपको सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आप तो आगे चल रहे हो ईस्टर्न साइड में, तो संडे हो जाएगा. ठीक है. सो इफ़ यू क्रॉस इट ट्रैवलिंग वेस्टवर्ड, यू हैव टू ऐड अ डे फ्रॉम संडे टू मंडे. अगर आप वेस्ट साइड जा रहे हो तो आपको ऐड करना पड़ेगा. देखो यहाँ पे, ये देखो, ये जैसे ये लॉन्गिट्यूडनल लाइन्स है. अगर आप ईस्ट वाले साइड जाओगे तो आपको सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा. अगर आप पीछे जैसे आप पहुँचोगे वेस्ट वाली साइड, क्यों सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा? क्योंकि आप पहले ही आगे हो. लेकिन अगर आप वेस्ट वाली साइड जाओगे तो आपको ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आप आगे हो. ठीक है. जैसे आप यहाँ पे आगे हैं तो यहाँ से यहाँ पे जाओगे तो आप एक दिन सब्सट्रैक्ट करोगे, और यहाँ से आओगे, यहाँ तक आओगे तो एक दिन प्लस करोगे. ठीक है. We said that the international date line is approximately at 180 degree longitudes. Longitude as it deviates in one place to avoid dividing some countries into 2 different days. So जैसे 180 डिग्री में तो जैसे टाइम की फिर वो कन्फ्यूज़न हो जाएगा, तो ये अप्रॉक्सीमेटली इन्होंने 180 डिग्री दिया हुआ है. क्यों? सो दैट वो क्लैश ना हो बिटवीन 2 कंट्रीज. बिकॉज एक कंट्री में अगर डेट 12 है तो दूसरी कंट्री में 13 हो जाएगा. तो और ये दोनों कंट्रीज नज़दीक है, तो इन दोनों को ऐसे कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए इन्होंने अप्रॉक्सीमेटली लिया हुआ है. ठीक है. तो ये था लॉन्गिट्यूड के बारे में. So I hope you have understood about the time as well as the change of season, okay, and the temperate zones and torrid zones. So with this we have completed our chapter. So this is the summary here. Before we move on, we have studied about map, isn't it? They are very useful tool to represent an area of the earth, whether small or large. And the main components of map are distance, direction and symbol. So ये सारे main components हमने इस chapter में क्या कर लिया, cover कर लिया है. तो ये part 1 में cover हुआ है, तो आप उस वीडियो को देख लेना. ठीक है. ये पार्ट 2 वाली वीडियो है. तो एवरी प्लेस ऑन द अर्थ हैज़ अ लोकेशन विच कैन बी प्रिसाइसली डिफाइंड विद द हेल्प ऑफ व्हाट? ग्रिड्स ऑफ लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स. दोस इमेजिनरी लाइन्स रनिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, पैरेलल टू इक्वेटर्स एंड नॉर्थ टू साउथ फ्रॉम पोल्स रिस्पेक्टिवली. तो इसके बारे में हमने यहाँ पे पढ़ लिया है. तो longitudes also marks the time and define the time zones. So the international date is located approximately at 180 degree longitudes opposite the prime meridian. Crossing the international date line changes the date by 1 day. जो प्राइम मेरिडियन है इस साइड फ्रंट साइड है, तो बैक साइड भी एक लाइन है, isn't it? ये जो अर्थ है, ये प्राइम मेरिडियन यहाँ पे, लेकिन पीछे भी तो लाइन है, जो उस लाइन को क्या नाम दिया हुआ है? इंटरनेशनल डेट लाइन. तो उस पर क्या होगा? आपको एक डेट चेंज करना पड़ेगा अगर आप वहाँ पे जाते हो. तो विद दिस मैं आपकी ये चैप्टर कंप्लीट होती है. अगर कोई क्वेरी है, कुछ है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं आंसर करने की कोशिश करूँगी. ठीक है. एंड डू ऑल्सो लेट मी नो हाउ डू यू फाइंड माई क्लास, एंड डोंट फॉरगेट टू like and subscribe my class, and also share with your friends and family. Okay, this is your new NCERT textbook, the new syllabus that we are covering up. Thank you for watching my video. All of you, see you again in the next class.